ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। अब आप हमारे साथ देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मुंबई से मैं आशीष, दिल्ली से नहीं नोएडा से वीरू आपको नजर आएंगे और साथ साथ कुछ ही देर में अनुज जुड़ेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आज वो BSE से लाइव जुड़ेंगे शो। वीरू, गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल? गुड आफ्टरनून आशीष। बाजार ठीक ठाक है, सिक्योर्ड है। सुबह के मॉर्निंग डिप्स को आई थिंक बाय किया जिसने वो सुखी है, दुखी तो नहीं है कम से कम शुक्रवार के रोज। वरना सुबह सुबह तो जब आपने वो 13 अक्टूबर के जो दिन को लेकर थोड़ा डराया था ना, थोड़ी घबराहट हुई थी। लेकिन मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। नहीं, मैंने कहा था वीरू, नीरज और हर्षदा जी हैं मदद करने के लिए। ठीक है, आते हैं मार्केट्स पे। मार्केट्स की सुबह शुरुआती गिरावट, उससे ब्यूटीफुल रिकवरी जो स्टेज कर रहा है, कमबैक स्टेज कर रहा है, उन सब पे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी। निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा सुधर कर 19,750 के पास आया। लेकिन निफ्टी बैंक में खास सुधार नहीं। इन्फोसिस और दिग्गज प्राइवेट बैंक्स बना रहे हैं दबाव। मिड कैप इंडेक्स कर रहा है आउट परफॉर्म। भारतीय बैंकों पर UBS की नेगेटिव रिपोर्ट से फिसले सरकारी बैंक। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 1% ज्यादा फिसला। इस हफ्ते करीब 3% से ज्यादा गिरावट दर्ज हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और SBI में करीब 2% की गिरावट। कमजोर बाजार में भी रियल्टी शेयरों में मजबूती। करीब 1% चढ़ा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। DLF, शोभा, ब्रिगेड में अच्छी खरीदारी। साथ ही ऑटो शेयरों में भी अच्छी रफ्तार। टाटा मोटर्स में 3% से ज्यादा का उछाल। इन्फोसिस की Q2 नतीजे अच्छे, लेकिन ग्रोथ गाइडेंस घटाने से बचा हुआ निराश। करीब 2.5% फिसल कर 2 महीने के सबसे निचले स्तरों पर पहुंचा। अगली 2 तिमाहियों के लिए पॉजिटिव कमेंट्री से 2% ज्यादा चला HCL टेक्नोलॉजीज। दूसरी तिमाही के अच्छे नतीजों और मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट से जोश में HDFC AMC। शेयर 4% से ज्यादा चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। और सोमवार को आएंगे बैंकिंग दिग्गज HDFC बैंक के तिमाही नतीजे। करीब 10% बढ़ सकती है ब्याज से कमाई। हालांकि मुनाफे पर रह सकता है हल्का दबाव। बैंक के NPA में भी दिख सकता है हल्की बढ़ोतरी। चले भाई, फ्राइडे की दोपहर, आखिरी के 1.5 घंटे का ऑल इंपॉर्टेंट कामकाज हमारे सामने खड़ा हुआ है। और एक बार निफ्टी स्क्रीन्स पे दिखाइएगा। वो सुबह के 150-160 अंकों के दबाव वाला निफ्टी ब्यूटीफुल रिकवरी इस समय सेकेंड हाफ में दिखाता हुआ। 160 अंक दबाव वाला अब महज 35 अंक की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ निफ्टी की इंट्राडे रिकवरी वाला प्लीज दिखाइएगा। तब समझ में आएगा किस तरह से लो लेवल से हम बढ़िया मोमेंटम अब गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह जो समीकरण बिगड़े थे वो खराब ग्लोबल संकेत थे, चाहे वो US का इन्फ्लेशन प्रिंट हो, वो उसके बॉन्ड यील्ड्स का उछलना, उसके डॉलर इंडेक्स का उछलना, या फिर इन्फोसिस के ADR का हम सबको डराना। तो समीकरण वहां से बिगड़े थे। पर अब सेकेंड हाफ में कई सारे स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम पिकअप करते हुए, कई सारे स्टॉक्स लोअर लेवल से गजब की रिकवरी दिखाते हुए। लेकिन वीरू, मैं मार्केट्स पे आता हूं, बातचीत करेंगे और साथ साथ बजिंग स्टॉक्स वगैरह पे आएंगे। पहले आज के शो में क्या खास है? जी, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको जरा जो आज हमारे साथ मेहमान होंगे उनसे आपको अवगत कराता हूं। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उसमें आज AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल हैं, उनसे करेंगे बातचीत फंडामेंटल नोट पे।
मानसजयसवाल.com के मानस जायसवाल होंगे, राजेशसतपुते.com के राजेश सतपुते, प्रभुदास लेधर की हमारे साथ आज होंगे शिल्पा राउत, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से ट्रेड, अमित सेठ होंगे हमारे साथ ट्रेड एंड मार्केट एक्सपर्ट, और एंजल वन से हमारे साथ होंगे आज बातचीत करने के लिए समित चौहान, उनसे करेंगे बातचीत। उसके बाद आज जो 4 का चौका का क्रम है उसमें आज सस्ता ऑप्शन शिल्पा राव जी से लेंगे। क्या है उनका ऑप्शन ट्रेड? शुक्रवार के रोज यानी सप्ताह के अंत पर श्रीकांत चौहान देंगे एफएनओ का सुपरस्टार, राजेश सतपुते देंगे आज 4 का चमत्कार, और मिड के फंडा राजेश अग्रवाल जी के सुदिल्ली से आएगा। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइसेस में हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज के माफ कीजिएगा डायरेक्टर दीपन मेहता होंगे। उसके बाद 3 बजे आईसीसी वर्ल्ड कप पर आज हम एक खास तौर से चर्चा के लिए नेक्वेटी के स्पोर्ट एडिटर श्री श्रीनिवास राव से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि अब खास करके जब पाकिस्तान ने वो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जो चेस किया और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने अफगानिस्तान पर जीत दर्ज की, एक बहुत छोटे से अगर आप देखें ओवर्स के अंतराल में ये मैच जो कल शनिवार को खेला जाएगा कितना महत्वपूर्ण और कितना टक्कर का मैच होगा, इस पर करेंगे बातचीत। और उसके बाद 3:10 पर डीलिंग रूम का चेक लेंगे, फिर लेंगे हम BTST ट्रेड्स, और फिर उसके बाद एफएनओ अपडेट, और फिर कुछ क्लोजिंग की अप्रोचेस। आशीष क्या तैयारी भाई 2 बजे की? कल सेकंड हाफ दिन का क्या प्लान कर रहा है सैटरडे का? है नहीं, कल तो अपन सुबह सुबह आ जाएंगे मुंबई लगभग 10 बजे के आसपास। वो थोड़ा सा एफएनओ गुरुकुल का कामकाज है वो निपटाएंगे और संडे को वापस तो कामकाज निपटा के वापस फाइनली तो मैच पे ही फोकस है, पूरे देश में ही फोकस करने वाला है। कल दोपहर 2 बजे से इंडिया पाक का वो एनकाउंटर और इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए सुबह से हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। ये वर्किंग डे में होता तो मजा ही अलग होता, माहौल और गर्म होता चले जाता, पर अच्छा है कि वीकेंड पे आ रहा है, पूरा रात तक देखने को मिलेगा। खैर पर अच्छा है। हाँ। वो थोड़ा आशीष थोड़ा ख्याल जोमेटो का रखिए, थोड़ा बारबेक्यू नेशन का रखिए, सबका रखिए, परिवार का रखिए, घर का रखिए। दफ्तर में तो आती रहती बिरयानी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब जरा मार्केट से फोकस। निफ्टी महज 35 अंक कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक थोड़ा सा एक वीकर विकेट है, अभी भी 240-230 अंक कमजोरी के साथ। बहुत मीनिंगफुल रिकवरी यहां पे देखने को नहीं मिल रही है। बैंक्स को लेकर आज सुबह वो यूबीएस की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से कई सारे बैंक्स के समीकरण बिगड़े हैं। खैर वो रिपोर्ट पे बैंक्स का जो मूड बिगड़ रहा है उस पर मैं आगे आऊंगा। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो कई सारे नॉन बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं इस समय बढ़िया मदद करते हुए नजर आएंगे। इवन आईटी को लेकर आज सुबह जो बहुत बड़े कंसर्न्स बने हुए थे, कई सारे आईटी स्टॉक्स बढ़िया तरीके से इन ग्रीन अब इस समय कामकाज कर रहे हैं। एक काम करता हूं, वीरू के पास जाऊंगा एफएनओ का रुझान जानने के लिए। उससे पहले ये सारे दिग्गज स्टॉक्स का एक फ्लेवर दे देता हूं जब हम आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखाएंगे। डॉक्टर साहब दिखा सकते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स आज के? तो पहले तेजी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स, क्योंकि मूड इस समय सेकंड हाफ का लार्जली वो रिकवरी ट्रेड पर फोकस है, बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। तो दिखाइए वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स एक एक करके सारे। टाटा कंज्यूमर, ये निफ्टी का कुछ देर पहले तक तो टॉप गेनर था, पर पिछले कुछ मिनटों में, कह लीजिए आधा पौन घंटे में टाटा मोटर्स गजब करा हुआ है। एक काम करिएगा, उसको इंडिविजुअल स्टॉक दिखाइएगा, क्योंकि जब ये ट्रेंडिंग स्टॉक बन रहे तब तक टाटा मोटर्स की चाल उस तरह से पिकअप नहीं हुई थी। एक बार टाटा मोटर्स का इंट्राडे यहां पर रख दीजिए। आज की ट्रेंडिंग स्टॉक्स में पहले तो उसका मेंशन करना जरूरी है। वो एक चैनल में लंबे अरसे से कामकाज, और ये देखिए पिछले आधे घंटे में टाटा मोटर्स की चाल, वो उस लिस्ट में मिस आउट कर रहा है, इसलिए मैं अलग से दिखाना चाहता था आप लोगों को। 4-4.5% के आसपास के उछाल के साथ 665 के लेवल्स पर इस समय टाटा मोटर्स कामकाज करता है। और इस हफ्ते कितनी बार सुबह टाटा मोटर्स पे चर्चा हुई थी कि किस तरह से रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और मेरे ख्याल से मानस से बहुत बार बात हुई है। उन्होंने कहा था तेजी की तैयारी, इसको रिविजिट करूंगा आज एक्सपर्ट्स के साथ। अब लाइए वो ट्रेंडिंग स्टॉक जो बना के लाए थे। टाटा मोटर्स अपनी जगह स्टैंड आउट करता हुआ इस समय वो ट्रेंडिंग स्टॉक निफ्टी का टॉप गेनर है। टाटा कंज्यूमर आज सुबह से अच्छी हरकत दिखा रहा है, 2% का उछाल है। इंडसइंड बैंक मैं इसलिए अलग से मेंशन कर रहा हूं, अच्छे मूव्स डिलीवर कर रहा है। वो जो यूबीएस की रिपोर्ट थी उसमें 2 बाय आइडियाज थे जो पसंद आ रहे थे, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक। इंडसइंड बैंक 2% ऊपर, एचसीएल टेक नंबर्स के बाद इस पे आऊंगा डिटेल में समझाने के लिए क्यों ये तेजी दिखा रहा है। 2-2.25% का उछाल, और नेस्ले 2% के आसपास के अपमूव्स। क्विकली फ्लिप करिएगा। दबाव में अदानी एंटरप्राइजेस 2%, इन्फोसिस जितना बुरा सोचा था उतना हुआ नहीं, मतलब जितना दिख रहा था एडीआर के थ्रू, केवल 2.5% की मामूली कमजोरी के साथ ट्रेड, लेकिन हैवी वेट है तो दबाव तगड़ा बन रहा है 2.5% का भी। एक्सिस बैंक और एसबीआई, वो यूबीएस की रिपोर्ट ने डाउनग्रेड जो करा था उसका खामियाजा ये दोनों स्टॉक्स इस समय भुगतते हुए नजर आएंगे।
जा सकते हैं क्या बीएसई? दिखाइए जरा अनुज को, दिखाइए। अरे वाह, अरे आज स्टूडियो छोड़ के बीएसई कैसे पहुंच गए आप? हाँ बिल्कुल, आज मैं बीएसई आ गया आशीष, क्योंकि आज दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं हमारे साथ कुछ ही देर में। समीर अरोड़ा और दिनशो ईरानी, आप चैनल पे रेगुलरली देखते हैं इनको। इनका एक म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है और पहला स्कीम लॉन्च हो गई है। उसके काफ़ी शानदार आपने एड्स भी देखे होंगे। अच्छा, मैं खुद एक बोल रहा हूँ, मैं एक लीप ऑफ फेथ में समीर सर को और दिनशो सर के लीप ऑफ फेथ में मैं खुद भी एक एसआईपी स्टार्ट करने वाला हूँ इनके शो में। मैं प्लग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इतना ट्रस्ट है मुझे इनके ऊपर, तो मैं खुद भी एसआईपी एक आशीष इनके शो में, वैसे इनके फंड में वैसे डालने वाला हूँ। ये मैं आपको पहले से अपना एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि क्योंकि वैसे तो खैर म्यूचुअल फंड में तो हम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आया हूँ मैं आशीष यहाँ पर आज। बातचीत शुरुआत होगी ईरानी साहब से, समीर अरोड़ा साहब से, लेकिन इस समय आज सुबह चर्चा हो रही थी एक गैप डाउन होगा, समीकरण बिगड़े हुए हैं, लेकिन हो सकता है सेकेंड हाफ में लोअर लेवल से एक रिकवरी, और ब्यूटीफुल रिकवरी इस समय देखने को मिल रही है। क्या मूड मॉल पिक्चर पेंट हो रही है इस समय? देखिए बिल्कुल आशीष, एग्जैक्टली वही पिक्चर कि पहले गैप डाउन में बाइंग आई, फिर एक सेकंड डिप आया और उस सेकंड डिप में भी बाइंग आ गई, तो मार्केट ने एक ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया आपको। और इवन आईटी में भी रिकवरी आई है, अगर आप एक सिर्फ एक इन्फोसिस को छोड़ दें तो। देखिए अब एक बहुत सिंपल अप्रोच है। अब निफ्टी में आप आज के जो लॉन्ग्स हैं उनमें 19635 जो आज का लो हो गया, उसका एक स्टॉप लॉस रखें, वही आपका पहला सपोर्ट है, और 19530 जो आपका बड़ा सपोर्ट है। और अब हर डिप में बाइंग, दो रेजिस्टेंस है आपके सामने, 19843 कल का हाई और 20000 जो कि इन एनी केस बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। लेकिन निफ्टी बैंक पर जहां तक मामला है, निफ्टी बैंक में थोड़ा सा आज के लोप को ध्यान रखें, और असली जो मूव है मेरे ख्याल से आशीष वो मंडे ऑनवर्ड्स आएगा। एक बार एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आ जाएं, उसके बाद शायद वो व्यू आएगा। आप क्विकली से स्ट्रैटेजी लीजिए, उसके बाद मैं ये शो की शुरुआत करूंगा। ओके, ये है निफ्टी की, निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। बिल्कुल सुबह जब बातचीत हुई थी कि डिप्स आएंगे, हो सकता है रिकवरी के बाद फिर पस्त पड़े, लेकिन इवेंचुअली लग रहा है कि मूड माहौल पिकअप होता हुआ नजर आएगा। एक बार समीर सर के साथ अब रेडी हो जाओ, ईरानी साहब के साथ रेडी हो जाओ, तो बताना, इंडिकेट करना, तो हम लोग उस इंटरेक्शन सुनने के लिए आपके पास आएंगे। इस बीच वीरू, वायदा बाजार का मूड कैसा? अच्छा है मूड, और बाजार एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक मोड में है आशीष। वी आर एट डे हाई। और एक और चीज बता दूं मैं, यहाँ पे निफ्टी बैंक अब 44,400 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स चांसेस है कि यहाँ से करीब 100-150 पॉइंट का स्विंग और दे दे, तो इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स पर भी नजर रखिएगा। और निफ्टी जहां एक बार 19,800 के क्लस्टर के ऊपर गया, मेरे ख्याल से और शॉर्ट कवरिंग आएगी। जो डे ट्रेडर्स शॉर्ट गए थे गैप डाउन पे, उनकी तरफ से कवरिंग आएगी। कुछ स्टॉक्स जो मेरी निगाहों में हैं इस वक्त आशीष, जिनको मैं आई थिंक चेज करना चाहता हूं, मतलब एज पर स्टैट्स जो कि स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक तो लेके आइए मेट्रोपोलिस। ये मैंने सुबह भी कवर किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और इस वक्त भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ 3% ऊपर, मतलब डे हाई नहीं, हल्का सा अगर आप देखें तो यहां पर बैकफुट पे है, बट 1553 स्टैट्स काफी स्ट्रॉन्ग। मेट्रोपोलिस के बाद इप्का, इंडिगो और सन फार्मा। मैं इनफैक्ट बहुत संक्षेप में इसको रखता हूं, इप्का, इंडिगो और सन फार्मा, ये तीन स्टॉक्स और जिन पर हमें नजर रख के चलनी चाहिए। स्टैट्स काफी स्ट्रॉन्ग आशीष। इस बीच एचडीएफसी लाइफ के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होना शुरू हो रहे हैं। इकलौता निफ्टी का नंबर आज आना था, मुनाफे में ऑलमोस्ट 15% का साल दर साल जंप है। 378 करोड़ रुपीस पे मुनाफे का नंबर आता हुआ। सॉल्वेंसी रेशियो पिछले साल 210% वाला, इस समय 194% पे आता हुआ। जो इनिशियल आंकड़े आ रहे हैं वो टिकर टीम चला रही है, स्टॉक मूव करना शुरू हो चुका है। 2/3% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। वो नंबर्स क्विकली चलते रहेंगे। मानस, एक बार एचडीएफसी लाइफ, अभी नंबर्स आए हैं, नंबर्स पे अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कैसा प्लेस्ड है चार्ट्स पे? देखिए चार्ट्स पे स्टॉक लगातार 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि ब्रेकआउट अभी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को नहीं मिला है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं। 619 का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय तभी रहेगी जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच होंगे, जो कि 633 है, उसके ऊपर एग्रेसिव होकर खरीदारी की जा सकती है। एक काम करा जाए, इस समय के प्रेफर्ड पिक्स एक्सपर्ट्स के, उसके बाद वापस बीएससी चलेंगे वो इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन सुनने के लिए। मानस, आज का प्रेफर्ड आइडिया कौन सा?
देखिए आज तो स्टार जो है वो टाटा मोटर्स है, और मैंने पहले भी काफी बार बात की कि ये बड़ा कंसोलिडेशन है और एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है, और आज फाइनली इस ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया है। तो हालांकि 4% ऊपर है, बट फिर भी मेरा तो समझना है कि अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 649 के स्टॉप लॉस से आप टाटा मोटर्स पे खरीदारी कर सकते हैं, और 690 रुपए के टारगेट सेट करिए टाटा मोटर्स में। ये दोनों मैंने कैश लेवल्स बताए हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना होगा तो 670 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 11 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 7 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 20 रुपए के टारगेट सेट करिए। टाटा मोटर्स, मैं कह ही रहा था, मानस से चर्चा हो रही थी कंसोलिडेशन के, वो फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट का इंतजार था, आ गया है। मानस कह रहे हैं खरीदारी करिए, और चाहें तो 670 का कॉल भी टाटा मोटर्स का खरीदा जा सकता है। सेठ साहब गुड आफ्टरनून, आज का प्रेफर्ड आइडिया। Good afternoon, Ashish ji. Good afternoon, Viren ji, and everybody on the panel. आशीष जी, एनटीपीसी पावर ग्रिड दोनों ही अच्छे लग रहे हैं इनका स्ट्रक्चर पावर सेक्टर में। एनटीपीसी पिछले हफ्ते भी लगभग 238 239 में रिकमेंड किया था। काफी अच्छा स्ट्रक्चर है इसका, एक राउंडिंग फॉर्मेशन से अपने मूविंग एवरेजेस से पुल बैक के बाद ऊपर आ रहा है। स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसका रेशियो चार्ट्स पे भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 243 इसका प्राइस है, 239 का स्टॉप लॉस रहेगा, और लगभग 251 के टारगेट्स रहेंगे एनटीपीसी में। ओके, एनटीपीसी आपका ट्रेड है। शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा कॉनकोर में। कॉनकोर में बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, कॉल अनवाइंडिंग बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और यहाँ पे 700 पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में 700 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट्स ऑफ 740 आप इसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट, या फिर आप इसको ऑप्शंस के थ्रू 720 का जो कॉल ऑप्शन है 13 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 8 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ पे 20 से 22 रुपये का टारगेट आपको मिलेगा। ओके, कॉनकोर इस पीस पे नजर रखनी है आपको। 720 का कॉल ऑप्शन भी। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड संक्षेप में। गुड आफ्टरनून वीरेन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है एबीबी पर। एबीबी इज अ बाय। 4220 का इसका सपोर्ट है, तो इसका जो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 4200 का। तो बाय एबीबी विद स्टॉप लॉस ऑफ 4200, एंड जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो है 4288 का। बीबी इंडिया। राजेश सतपुते के बाद अब राजेश अग्रवाल साहब के पास चला जाए। राजेश जी गुड आफ्टरनून, क्या नजर है आपकी भाई? आज का प्रेफर्ड फंडामेंटल आइडिया कौन सा? गुड आफ्टरनून आशीष जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। प्रेफर्ड आइडिया, आप लोग सब क्रिकेट के ड्रेस में बैठे हैं, 2-3 जन मैं देख रहा हूँ, और मूड माहौल भी क्रिकेट का ही है, छुट्टी का माहौल है, तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड ही कोई स्टॉक देना चाहिए। तो मैं मैकडॉवेल के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो डियाजियो की सब्सिडियरी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं इनके, जॉनी लीवर, ब्लैक डॉग, और जो प्रीमियम ब्रांड है उसमें 80% के आसपास का वॉल्यूम आता है। मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि डबल डिजिट में ग्रोथ आएगी। मार्जिन्स हमारे हिसाब से हायर रहेंगे। जो रॉ मटेरियल प्राइसेस के कारण से पिछले दिनों दिक्कत थी वो अब नहीं है सामने में, और डेट फ्री स्टेटस है कंपनी का। कैश जनरेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम 1150 के टारगेट के साथ यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। 1100 का लक्ष्य, ठीक है। खुद पीते नहीं है, बाकी सबको बिगाड़ रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स लेकिन एक प्रेफर्ड आइडिया इस समय का। चलिए भाई, आज के इस समय के प्रेफर्ड पिक्स हो गए। मार्केट्स पे लौटेंगे, बातचीत करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की, लेकिन अब एक बार फिर से अनुज के पास चला जाए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी से इस खास टेलीकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा और हीलियोस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी। जी हाँ, हीलियोस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक नया नाम, और 23 तारीख को पहला फंड लॉन्च होने जा रहा है, फ्लेक्सी कैप फंड। तो बात करेंगे कि इस समय मार्केट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उतरने का लॉजिक, और इस समय मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है। तो आप दोनों आप जुड़ गए हमारे साथ, और तो समीर जी, मतलब सीईओ वाले सवाल सारे आपसे पूछूं और सीआईओ वाले सारे सवाल आप इनसे पूछें। तो पहला सवाल तो ये कि इतनी टफ मार्केट, जिसमें मतलब म्यूचुअल फंड्स के लिए ऑलरेडी वो मार्जिन्स काफी गिर गए हैं, टीआर को लेकर ऑलरेडी एक चर्चा चल रही है कि और कम करना चाहिए इसको, इतना कट थ्रोट इंडस्ट्री, इसमें आप एक बार ये सब पहले कर चुके हैं,
उसके बाद दोबारा री एंट्री क्योंकि करने का क्या मन किया आपका? इतना एंजॉय किया फर्स्ट टाइम की सेकंड टाइम अब करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकंड टाइम अभी मैं अलग अलग सिटीज में जा रहा हूँ और लास्ट 5 दिनों में मैं 5 सिटीज गया। वो इतना एंजॉय किया कि उसमें पैसे बनाने की बात छोड़िए, मजा बड़ा आता है। मैं गया सूरत, उससे पहले गया कोचीन, फिर बैंगलोर, फिर पुणे, इसी हफ्ते की बात हो रही है। इट इज टू मच फन। बट एक्चुअली क्या है कि मेन बिजनेस ऑफ फंड मैनेज इन म्यूचुअल फंड इज फंड मैनेजमेंट। उसकी हमारा फॉर्मूला, हमारी हिस्ट्री, हमारी फिलॉसफी अच्छी है और वो चली है। तो उसको अब हम नए एक डिस्ट्रीब्यूशन मोड में डाल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड मोड में डाल रहे हैं। अभी तक उनको ऑफशोर फंड, पीएमएस वगैरह में ऑफर होता था क्लाइंट्स को। सो दैट इज द रीजन। बट इट इज ऑल्सो बिकॉज आई एंजॉय इट एंड वी एंजॉयड इट। दिनशॉ भी उस वक्त भी हमारे साथ थे। तो वी हैव ऑलवेज एंजॉयड दिस बिजनेस। और मैं देख रहा था आप ट्रेन जर्नी कर रहे थे काफी। हाँ जी, मैं सूरत गया था तो इसलिए उस पर ट्रेन था। पर उससे पहले भी मैं वंदे भारत में, इस बार ही तो वंदे भारत नहीं थी, बट बाकी ट्रेन में मैं बहुत जगह गया हूँ। लुधियाना गया, पता नहीं चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ, अब जयपुर गया था लास्ट वीक ट्रेन में। तो so that's why I'm enjoying 1000-2000 करोड़ की कमिटमेंट तो आपने ट्रेन में ले ली होगी लोगों से। अब क्या है कि इसमें समझ नहीं आती है कि कोई आके बोले भी कि जी हम SIP करेंगे या वो करेंगे, या वो कितने पैसे डालेंगे, हम थोड़ा पूछते हैं। सो वी डोंट नो, बट एटलीस्ट इट लुक्ड कि लोगों को इंटरेस्ट है हमारी स्टोरी में और हिस्ट्री में। एंड आगे पता लगेगा जैसे होता है। बिल्कुल। रिंशा, 16,000 करोड़ की SIP आई, तो क्या ये भी एक था कि बहुत पैसा है मार्केट में, मिस नहीं करना चाहिए, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? जी देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। 16,000 की आप बोलें $2 बिलियन महीने की SIP है, लेकिन आप ये देखिए कि 10 से 11 लाख करोड़ है इन म्यूचुअल में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और 4 करोड़ सिर्फ वो हैं उसमें पैन कार्ड्स हैं, यूनिक पैन कार्ड। अभी आप देखिए कि जो एक्चुअल पॉपुलेशन है जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड करती है वो 35 से 40 करोड़ है। तो अगर जो ये सारे आ गए, इतने सारे तो नहीं आएंगे, पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से भी 2.5 पोर्टफोलियो है पर पैन कार्ड, लिटरली ये आज की इंडस्ट्री का डेटा है। तो आप सोचिए कि 4 और आ गए तो 10 लाख तो वैसे ही आपके दिख रहे हैं, 4 और करोड़ डबल हुए। तो इसलिए हमें तो लगता है कि काफी बड़ा पोटेंशियल है और अभी तो चालू हुआ है। और जैसे समीर ने कहा कि फंड मैनेजमेंट पे, AUM पे तो ध्यान रहेगा, लेकिन आई थिंक मोर ऑन फंड मैनेजमेंट अगर जो फोकस आ जाए तो फिर दैट विल बी। रिंशा, आप हीलियोस के साथ मेरे ख्याल से अब 20 साल से जुड़े हुए हैं, करीब 18-20 साल से। एक्चुअली 2005 से। हाँ, 18 साल पुरानी। वही मुझे याद है, क्योंकि आप उससे पहले शेर खान में थे, सेल साइड से आपने ट्रांजिशन किया था। हाँ, उसके पहले भी मैं समीर के साथ ही था अलायंस कैपिटल में। हाँ। और उसके बाद तो ऐसा आपका मतलब लगता है काफी अच्छा एसोसिएशन है, मतलब वरना इस इंडस्ट्री में चर्न काफी है एक्चुअली, और आप इतने साल तक टिके रहे यहाँ पर। एक्चुअली मैं समीर जी को 94 से जानता हूँ और बड़े खुश मिजाज आदमी है, तो इसलिए और भी अच्छा लगता है। बाय द वे, दिनशॉ रॉन इज नॉट द ओनली वन। हमारे जो हेड ऑफ रिसर्च हैं वो 2007 से हमारे साथ, जो हमारे CIO हैं वो 2005 में फर्स्ट डे से हमारे साथ, जो हमारे PMS मैनेज करते हैं वो 2005 से 2008 में हमारे साथ थे। फिर वो और कंपनी में गए फंड मैनेजमेंट करने, फिर वो भी वापस आ गए। हमारे को आसानी से नहीं छोड़ते लोग, ना हम लोगों को छोड़ते। नहीं, वो तो देखिए, आपने बोला कि समीर काफी खुश मिजाज आदमी, मैं तो जानता हूँ, क्योंकि मैंने जब मैं ट्रेडर्स कार्निवल किया था उसमें समीर के साथ मैंने एक शो किया था, और वो समीर ने इतना अच्छा शो किया, इतना जिंदा दिल्ली के साथ शो किया कि हमने उसके बाद उसकी पूरी सीरीज बना दी उसको, वो अनप्लग नाम देके। वो बैंकॉक में जो हमने किया था वो फर्स्ट था, आपके साथ हमने फर्स्ट किया था वो, फिर हमने उसकी पूरी सीरीज बना दी। उसमें समीर ने डांस भी किया था वैसे। हाँ, माका रहना के ऊपर डांस किया था उसमें समीर ने, मुझे अच्छे से याद है वो। खैर, तो चलिए फिर रिंशा, फिर ये फ्लेक्सी कैप फंड से शुरुआत कर रहे हैं आप। अभी एक ही फंड रहेगा कुछ टाइम तक, या फिर बस ये शुरुआत है और उसके बाद आप बाकी लेके आएंगे? एक्चुअली ये पहला फंड है हमारा, और मुझे लगता नहीं है कि ये फिस्कल ईयर में हम दूसरा शायद लाएं। हम प्रॉब्ली इलेक्शन की वेट करेंगे व्हाटएवर, पर हमें अगले 2-3 साल में भी हमें नहीं लग रहा कि हम इतने सारे फंड लाने वाले हैं। 3-4 मैक्सिमम इक्विटी, लेकिन ओनली इक्विटी फोकस रहेगा। बहरहाल एक डेट का मतलब ओवरनाइट फंड तो लाना ही पड़ेगा हाउस कीपिंग के रीजन से, क्योंकि STP में वो यूज होता है, लेकिन हमारा फोकस इक्विटी रहेगा। हम
इक्विटी के बंदे और इक्विटी में ही कंसंट्रेट करेंगे। समीर, ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए मुझे कि लाना ही पड़ेगा, क्या मतलब है कि एक ओवरनाइट फंड, वो आप मुझे ओवरनाइट फंड का मुझे भी पहले समझ नहीं थी, लेकिन सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि जो लोग पैसे डालते हैं वो कभी कभी उसको वापस निकाल के कैश में रखना चाहते हैं, तो अगर वो आपका फंड नहीं होता वो किसी और फंड में चला जाएगा, तो फिर वहां से वापस आना मुश्किल होता है। तो एक ओवरनाइट फंड होता है, कोई जैसे डिस्ट्रीब्यूटर या क्लाइंट बोलेगा मुझे पैसे डालने हैं लेकिन मैं हर महीने डालना चाहता हूँ, तो वो कहेंगे आप अभी दे दो जी सारे पैसे, हर महीने हम ट्रांसफर करते रहेंगे। तो एक इंटरनल फंड चाहिए होता है, ओवरनाइट या लिक्विड या जो भी, बेसिकली लिक्विड वो पैसा आपका, ताकि आपके फंड में रहे, वरना वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, चला जाएगा। ये समझ आएगा। ये इतना चर्न हो रहा है कि मतलब इतना चर्न नहीं होता। जो नया इन्वेस्टर भी आता है वो कहेगा आज मार्केट ठीक नहीं है, मेरे को 5 महीने में डालने हैं। ये मुझे भी समझ नहीं थी कि ऐसे इतना होता है। तो वो क्या कहेगा मुझे अब निकालना है, इतना बढ़ गया घट गया। अब इसमें ये वो उसके एडवाइजर, जो इन्वेस्टर्स के एडवाइजर्स हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो उनके साथ करते हैं, हम तो बीच में आते नहीं। बट एवरीबडी सेड कि आपको एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए फंड नियरली कंपल्सरी है। अच्छा, हाँ, तो हमने कहा फिर हमें ये अक्रॉस म्यूचुअल फंड होता है, सबके पास तो होते हैं। हमने सोचा नहीं था कि हमें डेट फंड करना पड़ेगा, तो इफेक्टिवली। बट आप प्योरली इक्विटी में रहने वाले हैं, आपने सोचा हुआ है? अभी हम 3-4-5 साल तक तो ना हमें डेट की वो है, एक्चुअल डेट में। तो हाइब्रिड वगैरह कोई मॉडल नहीं है? भी नहीं है, बट एक दिन बैलेंस फंड के लिए फिर हमें एक बैलेंस एडवांटेज के लिए एक डेट फंड मैनेजर ढूंढेंगे अच्छा सा। लेकिन हम क्योंकि पुरानी हिस्ट्री और हमारा एक ये है फिलॉसफी, नहीं कह लें जो भी कह लें, कि दिस इज अ कंपनी फाउंडेड बाय इफेक्टिवली फंड मैनेजर्स, मतलब सारे फंड मैनेजमेंट के, इवन मेरे हीलियोस के फाउंडर्स, ये सब हिस्टोरिकली। सो इसलिए हमारा मॉडल ये है कि हमारी परफॉर्मेंस से हमारे को तड़ी मिलती है, AUM से नहीं मिलती, एंड वी वांट टू बी प्राउड ऑफ दैट फर्स्ट। कोई टारगेट रखा है आपने कितना फंड रेज करना है? जी बिल्कुल नहीं, हम तो अपने आप को यही सोच रहे हैं जो आए चलो वील मैनेज, वील शो परफॉर्मेंस, और उसमें से देखते हैं। एक्चुअली टारगेट समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि किसी को नहीं पता लगता कि कितने इन्वेस्टर्स, कितने अब डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़ों ने साइन कर लिया मोर देन 350, अब वो कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, वो कितनी सेल हमारी करेंगे, वो किसी को इट्स टू बिग टू नो। वो एक फंड के बाद समझ आ जाएगी कि कहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है या क्या है। चलिए, तो फिर आपने बोला कि अभी तो ये शुरुआती है, 3 साल पहले ये SIP का, मैं सिर्फ SIP की बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा वहीं से आता है। 3 साल पहले ये नंबर 3,000 करोड़ रुपए मंथली था, अभी 16,000 करोड़ रुपए मंथली हो गया। ये क्या 40-50 हजार करोड़ तक जा सकता है अगले 2 साल में? थ्योरेटिकली तो जा सकता है, लेकिन क्या है कि पहली बात यह है कि द नंबर ऑफ फंड जो है 44-45, मुझे लगता है उसमें रियली स्ट्रॉन्ग फंड विच हैव अ हिस्ट्री, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो 20-25 है। तो इमेजिन करो बिग पिक्चर में कि इंडिया में चलो 40-45-44 फंड हैं, US में होंगे मुझे लगता है 5-6 हजार, एंड वहां पे नॉर्मल इक्विटी एसेट हो जाते हैं 40-50% ऑफ द एसेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ आई थिंक 5-6% है ऑफ योर फाइनेंशियल एसेट्स। तो ओवर टाइम इक्विटी मार्केट पहले तो अपने आप ही 13-15% पर एनम ग्रो होती है बिग पिक्चर में, और उसके साथ हो जाए तो AUM पहले बहुत बढ़ सकते हैं, और साथ में नए इन्वेस्टर्स तो एवरी डे लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ द प्रीवियस फेलोज, वो आएंगे ही ओवर टाइम, थोड़ा स्लो थोड़ा फास्ट हो सकता है। आप हमारा ये देख लीजिए कि हम 18 साल से FP आए हैं, और अब हम बड़े खुश हो रहे हैं और नियरली डेस्परेट हो रहे थे कि हमें DI बनना है। तो दैट इज आवर बेट। तो हम अपने आप तो यही सोच रहे हैं, अब आगे देखिए क्या होता है। कितना बोला आपने US में, कितने फंड है US में? US में आई थिंक 6,000 म्यूचुअल फंड्स हो गए। हाँ, बिकॉज म्यूचुअल फंड वहां पे एक फंड वाले बहुत ही फंड्स हैं, बहुत ज्यादा फंड। तो फंड कंपनीज की बात करें बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए मुझे फिर, क्योंकि अब तक हम आपसे बात करते आए हैं तो हीलियोस कैपिटल की तरफ से आपसे बात करते थे, तो उसमें आप वो जो लॉन्ग शॉर्ट फंड मैनेज करते थे, तो वो मैं करता हूँ। अच्छा, वो आप करते हैं। तो अभी फिर उसमें एक चाइनीज वॉल रहेगी या फिर मतलब अलग अलग पोर्टफोलियो होंगे? या जी रिसर्च कॉमन होती है, बाकी सब चीजें चाइनीज वॉल्स होती हैं। फंड मैनेजर सबके अलग होते हैं, फंड मैनेजर फॉर म्यूचुअल फंड, फंड मैनेजर फॉर AIF PMS एंड फंड मैनेजर फॉर द ऑफशोर फंड। लेकिन क्योंकि मैंने 18 साल से सब लोगों ने इकट्ठे काम किया है, तो सबको फिलॉसफी पूरी क्लियर है। लेकिन नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं जैसे एनालिस्ट वगैरह, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट राइटिंग में लिखा 35-40 पेजेस का फॉर न्यू पीपल इन ज्वाइनिंग अस। वो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो हमने पब्लिकली रिलीज कर रहे हैं। वो कल परसों या 2-3 दिनों में वो नेट पे हम अपनी साइट पे डाल देंगे कि आप भी पढ़ लो हमारी फिलॉसफी और आप भी सीख लो उससे। नॉट ओनली कि हम क्या करते हैं, आप अपने आप भी कोशिश करो। ये वही जो आपने मुझे भी शेयर किया था? नहीं, वो प्रेजेंटेशन थी ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये एक्चुअली है कि हम एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग जो
हमने हीलियोस में फॉर्मलाइज की, उसको एग्जैक्टली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो वी आर पुटिंग इट आउट पब्लिकली इन द नेक्स्ट 2-3 डेज, जैसे हमारी साइट रेडी हो जाए। ओके, तो अच्छा, अब फिर इस समय मार्केट में ऑब्वियसली कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है, आपके म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहा है, और आप होप करेंगे कि आप इंडेक्स को बीट कर पाएं। वैसे इंडिया में फंड मैनेजर्स का रिकॉर्ड फिर भी बेटर रहा है कंपेयर टू अदर्स फंड को इंडेक्स को बीट करने में। आपके हिसाब से यहाँ से कितना अल्फा जनरेट हो सकता है? ये जी अब किसी को नहीं पता, सेबी मैंडेटेड एनवायरनमेंट में आ गए हैं, जिसमें पहली बात तो ये है कि पास्ट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर, बट हो जाता है घूम फिर के इंडिया में। अब आपने ही बोला है तो हम तो आपकी बात को ही मान रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं। ऋषभ, मैं फिर ये एक दूसरी तरीके से पूछता हूँ इस सवाल। इस समय इंडियन मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टर्स को क्या रीजनेबल एक आउटलुक रखना चाहिए रिटर्न्स का? पिछले 20 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो करीब 12 से 14% कंपाउंडेड रहा है। अगले 10 से 12 साल में क्या एक्सपेक्ट तो अनुज जी, आप ऐसे देखिए कि आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आपकी 11% के आसपास है, इंडेक्स ग्रोथ नॉर्मली 2-3% डेल्टा दे देती है जीडीपी के ऊपर, लेकिन किसी को नहीं पता। हाँ, वो पता नहीं। इसलिए मैं सीईओ की तरह बात कर रहे हैं टिपिकल। पिछले 25 साल की अगर जो बात, हम तो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पिछले 25 साल में भी यही हुआ है, 13-14 के आसपास कुछ रिटर्न है 25 ईयर्स का। मिस्टर रानी किसी को नहीं पता। तो वो अगर जो आप वो एक्स्ट्रापोलेट करें तो अब हम क्या कि पुराने फंड मैनेजर भूल जाते हैं कि अब हम नहीं समीर, आप अपना फंड मैनेजर का हैट पहनिए, बिजनेसमैन का हैट नहीं। नहीं, बिजनेसमैन के लिए रेगुलेशन की बातें हैं, वरना जनरली ये रिटर्न वाज रीजनेबल इन द पास्ट, एंड पास्ट में एटलीस्ट 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, हर पीरियड में ब्रॉडली इस रेंज में रहा है। लेकिन आगे क्या हो हमें क्या पता है, आगे क्या होगा तो खैर किसी को नहीं पता। इस समय अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है फिर इंडियन मार्केट में? आप दोनों के लिए ये सवाल एक्चुअली कि इस समय इंडियन मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटीज के एरियाज क्या क्या होंगे? मैं कह सकता हूँ, मुझे लगता है कि ये स्मॉल कैश वगैरह बहुत ज्यादा चल गए हैं, तो मुझे लगता है कि इनिशियली मे बी फॉर द नेक्स्ट 6-12 मंथ्स लार्ज कैप्स विल अगेन आउट परफॉर्म, क्योंकि ये नॉर्मल रिवर्सल हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर स्मॉल कैश बहुत गिरे, फिर इस साल स्मॉल कैश बहुत बढ़ गए, तो एक तो ये हमें हैंडल करना पड़ता है कि क्या हो। लेकिन अदरवाइज बिग पिक्चर में अगर देखें तो फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर में मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी लगती है, एंड वेरी लॉन्ग टर्म में मे बी टेक। लेकिन हमारी अभी तक ये कॉल इन आर अदर फंड्स राइट रही है कि टेक को नियरली 0 ही ठीक है, या वेरी अंडरवेट इज ठीक। नहीं, ये बात हुई थी आपसे भी कई बार हुई है कि टेक में ऑलमोस्ट 0 वेट रहा है, लेकिन जो कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं, अभी तो 3 नंबर आए हैं बड़े, उसमें एक चीज जो निकल कर आ रही है कि कंपनियां नंबर्स ठीक ठाक दे रही हैं बस, लेकिन फिर भी गाइडेंस कम कर रही हैं क्योंकि उनको सेकंड हाफ अनसर्टेन लग रहा है। लेकिन अब क्या सब कुछ प्राइस में है, और क्या मतलब यहाँ से अब स्टॉक गिरते नहीं है ज्यादा? पिछले 2 क्वार्टर्स देख लें अगर आप, तो आईटी स्टॉक्स गिर नहीं रहे, करेक्ट, गिरना बंद हो गया, तो प्राइस कुछ कह रहा है एक तरीके से शायद। पहले तो मैं आपको बोलूंगा नंबर ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है ठीक ठाक आ रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन से खराब है। नहीं, एक्सपेक्टेशन से भी खराब थे। जैसे आपने कल ही इन्फोसिस का नंबर आया था, पास थ्रू वाज अ बिग अमाउंट, $73 मिलियन का पास थ्रू था। मतलब जो इक्विपमेंट खरीदा और पास, लेकिन आपका रेवेन्यू में आ गया, वो आपका कोई उसमें रोल नहीं था। तो हार्डवेयर का सेल उसमें इंक्लूडेड था, जो उनका पास थ्रू है, मतलब क्लाइंट के लिए लिया है और उसके नाम पे बिलिंग हो रहा है। तो अगर जो वो हटाते तो फिर अगेन जो इन्फोसिस के नंबर थे वो भी कम थे, इसलिए आज जो वीकनेस देख रहे हैं वो है। लेकिन आप दूसरा ये देखिए, पिछले 3-4 मतलब बार ट्राई किया है एक साल में आईटी ने वापस ऊपर आना। प्रॉब्लम है कि सब लोग ये लगा के बैठे कि FY25 विल बी गुड। हमें नहीं लगता है कि इट विल बी गुड, क्योंकि हमें ये लगता है कि आपके 25 CY24 के बजट दिसंबर में डिसाइड होंगे, एक ही क्वार्टर रह गया है। और अगर जो आप सबकी कमेंट्री सुने आईटी कंपनी उसकी, तो दे आर वेरी क्लियर कि विजिबिलिटी नहीं है। तो अगर जो इतने खराब हाल है, तो दिसंबर में क्या चेंज होने वाला है जो उनके बजट विल ले आउट प्रॉपर बजट। मैं एक पॉइंट बोलूं कि कल ही मैंने आपके चैनल में या इंग्लिश चैनल में इंटरव्यू में देखा, एक बड़ी कंपनी कह रही है कि हम तो 15 दिन की विजिबिलिटी, पहली बात। सेकंड है, अब आप सोचिए कि इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा था लेकिन नेक्स्ट का नहीं अच्छा था। इसका मैं तो बिना पूछे समझता हूँ कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि क्लाइंट ने बोला ये आप खत्म कीजिए और चलिए यहाँ से, तो इसलिए वो कंप्लीट करने हैं प्रोजेक्ट। वरना ये कैसे हो सकता है कि अभी तो इतना बिजनेस चल रहा है, सडनली नहीं होगा। और सेकंड है कि हमें बड़े सारे ऑर्डर मिल रहे हैं उसी कंपनी से जो कह रही है अभी कुछ नहीं दूंगी, अभी कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन आगे बहुत बिजनेस है। दैट मीन्स आगे वाला बिजनेस डिफरेंट नेचर का है। वो नेचर क्या है? कॉस्ट कटिंग।
तो उसके लिए आपने पहले गारंटी की होगी या कुछ वो किया है कि भाई हम आपकी इतनी सेविंग करेंगे, तो उसमें पहले 2-4 क्वार्टर में तो वो सेविंग भी नहीं होनी, क्योंकि अदरवाइज आप बोलो कोई कंपनी के पास जाए, कंपनी का आज कोई बिजनेस नहीं है, कल के लिए 2 बिलियन का बिजनेस ले ले, दैट मीन वो हो सकता है वो डिफरेंट नेचर का वर्क है। आपने कहा कि स्मॉल कैप और मिड कैप काफी चल चुके हैं। मैंने स्मॉल कैप का स्मॉल कैप काफी चल चुके हैं, लेकिन ये बात हम 3 महीने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्मॉल कैप में करेक्शन आएगी, आ नहीं रही है, तो कुछ तो इसका मतलब और भी पास हो सकती है लेकिन पॉइंट ये नहीं है। मैं तो जी बिग पिक्चर बात करता हूँ कि इतनी ज्यादा जब आउट परफॉर्मेंस हो और कई बार बिल्कुल वाइल्ड हो, जैसे कई आईपीओज में, एक आईपीओ का तो मैंने नाम भी एक बार दे दिया था कि वो कुछ 1300-1400 में लिस्ट हुआ था, मैंने कहा 500 जाएगा, मैंने कल देखा बड़े दिनों बाद कि 800 पहुंच चुका है फ्रॉम अ हाई ऑफ 1400। पहले दिन की जो लिस्टिंग के बाद जो लोग शेयर ले रहे हैं उनका उस पर एक्साइटमेंट जो है वो लगता है कि ओवर एक्साइटमेंट है। बट ये क्या होता है कि ये आपको इवेंट नहीं पता लगेगा, लेकिन एक दिन कोई मार्जिन बढ़ा देगी सेबी या कुछ और हो जाएगा या कुछ हो जाता है, वो सडनली चीजें करेक्ट हो जाती है, पता भी नहीं लगता फर्स्ट डे की क्यों हो गई, लेकिन इट जस्ट लुक्स अ बिट टू मच फॉर नाउ। कौन सा नायका या फिर नहीं, वो मुझे नहीं पता, वो आपको बाद में बताएंगे। हाँ ठीक, मैं पुरानी बातें नहीं करता, मैं नई बात। नायका या नजारा तो नहीं जी, वो तो बड़ी पुरानी बात है, और उससे पुराना, हम तो नई बातें करते हैं, हम पुरानी बातें क्यों करेंगे। अच्छा ठीक है। तो आपका फिर फोकस अभी लार्जली बैंक्स पे रहने वाला है। तो अभी आपके HDFC बैंक के भी नंबर्स आने हैं मंडे को, उसने काफी तंग किया वैसे आपको पिछले 3-4 साल से और काफी परेशान किया मेरे ख्याल से। नहीं, बैंक्स और कंजम्पशन ये दो हमारे कोर हैं हमारे पोर्टफोलियो में। डिफेंस भी है थोड़ा, फिर थोड़ा इंफ्रा प्ले भी है हमारे पास। तो लेकिन आप देखिए अगर जो इकोनॉमीज मूव होती हैं तो यही 2 मेजर सेक्टर्स होते हैं जो साथ में मूव करते हैं। कंजम्पशन नहीं होगा तो जीडीपी ग्रोथ नहीं आता है, कंजम्पशन है तो आपका फाइनेंसिंग चाहिए होता है कंजम्पशन के लिए, केपेक्स चाहिए होता है टू फाइनेंसिंग फॉर केपेक्स ऑल्सो चाहिए होता है। तो इसलिए फाइनेंस और कंजम्पशन ये दो हमारे कोर नॉर्मल लॉन्ग टर्म में गुड है, पर अभी के लिए नहीं। अभी के लिए हमने टेक में काफी टाइम के बाद आपको थोड़ा टेक पे थोड़ा मतलब पॉजिटिव होते हुए सुन रहा हूँ। अभी आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ टेक लॉन्ग टर्म में तो हमेशा अच्छा होता था। ये सिक्लिकल बन गया अभी के लिए। बट अगर आप कहें कि हमारे पुराने फंड में जोमेटो है या पेटीएम, अब कोई कहे टेक है, हम कहते हैं फाइनेंस है, जोमेटो कहते हैं कंज्यूमर है। इट ऑल डिपेंड, बिकॉज वी आर नॉट सेइंग सब सेक्टर जैसे ऑफिशियली डिफाइन। जैसे हम होटल को कंज्यूमर गिनते हैं, कोई उसको हॉस्पिटैलिटी गिनेगा, ये सब चीजें। बट जोमेटो है भी आपके पोर्टफोलियो में? काफी बड़ा मतलब रिसेंटली ब्रेकआउट आया है उसमें। क्या आपके हिसाब से वजह रही है? वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है इसके लिए? हमने तो जी बड़ी अच्छी प्राइस पे लिया था, आपकी चैनल पे बात हुई थी। आपने डिस्क्लेमर दिया था प्रॉपर, मुझे याद है। 52 रुपीज में। अब पता नहीं, अब चल रहा है तो अब ये चलने दीजिए। अभी सब उसकी पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है, क्योंकि जो उन्होंने चीजें प्रॉमिस की थी वो लोग थोड़ा लेट माने। हमने थोड़ा जल्दी बिलीव किया उस पॉइंट में कि they will stop making losses, कि they will not invest in other businesses loss making, कि वो अपना ब्लिंकिट को इम्प्रूव करेंगे, कि ब्लिंकिट की अपॉर्चुनिटी लार्ज है। मुझे तो वो हमेशा लार्ज लगती थी, बट अब वो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, आपने रेलवे स्टॉक्स में पार्टिसिपेट किया या ये रैली मिस हुई आपसे? जी हाँ जी, काफी हद तक गाड़ी मिस हो गई हमारे से। रेल में ट्रेवल किया और रेलवे स्टॉक में इन्वेस्ट किया। रेलवे में जी मुझे क्या होता है कि जिसमें गवर्नमेंट कस्टमर होता है वो वाले शेयर मुझे तो पसंद कम आते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है वो एंड में गवर्नमेंट में ना कोई पैसे अटक जाते हैं लोगों के या कुछ हो जाता है। लेकिन अगर वो प्राइवेट टाइप है, वो खाना दे रहा है, वो सब कंपनियों से बुरी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत खाने खाए हैं रास्ते में, ट्रेन में। तो ये सब चीजें ठीक है, अब देखेंगे आगे। ओके, पेटीएम भी है आपकी पोर्टफोलियो में? पेटीएम में आपके हिसाब से अब क्या स्टोरी है? पेटीएम की स्टोरी भी यही है कि ये सब हमने पेटीएम लिया था उस वक्त, दैट वाज अबाउट 550 या 520 रुपीज। उस वक्त हमने इस बेसिस पे लिया था कि इसकी वैल्यूएशन 2016 की वैल्यूएशन पे पहुंच गई प्राइवेट मार्केट में। तो हमने कहा उसके बाद तो उन्होंने कितना अपना नाम किया, ये किया, लेकिन अब उनका मॉडल लोगों को समझ आने लग गया है कि दे कैन लेंड टू सम ऑफ देयर जो रिटेलर जो शॉप्स या जो भी बेच रहा है, उसमें से आप 5, 7, 10% को भी पैसे दे रहे हो। पूरी आपको समझ है कि पेटीएम के थ्रू कितनी ऐप से थ्रू कितनी पेमेंट हो रही है। तो आप बेसिकली उन एरियाज में फाइनेंसिंग कर रहे हो जहाँ किसी और के पास डेटा नहीं है, खाली आपके पास डेटा है। एंड सो वो स्लोली दैट बिजनेस इज द ड्राइवर ऑफ द होल थिंग। चलिए, मुझे मेरे डायरेक्टर बता रहे हैं कि टाइम खत्म हो रहा है हमारा। एक आखिरी सवाल फिर ले लेता हूँ आपसे। इस समय फिर आपको, क्योंकि अब आप अपना फंड लॉन्च कर रहे हैं और आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है समीर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, आपकी क्या अपील होगी अगर कोई रिटेल आपके म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहता है?
तो आप क्या डिफरेंट ऑफर करेंगे? डिफरेंट का नहीं पता होता, लेकिन हमारी फिलॉसफी भी डिफरेंट है। हम पहले अच्छी कंपनियां नहीं ढूंढते हैं, हम कहते हैं पहले गंदी चीजें एलिमिनेट करो। अब सब लोग यही कहते हैं कि गंदी चीजें एलिमिनेट करो। फर्क ये है कि हमारे मॉडल में ये है कि एक भी गंदा फैक्टर नहीं अलाउड, विच मीन्स अगर हम कहते हैं कि स्टॉक बड़ा एक्सपेंसिव है, तो ये नहीं है कि खाली हमें पता है एक्सपेंसिव है, सारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या सारे तो आप महंगा स्टॉक लेंगे ही नहीं चाहे कुछ भी? हम नहीं लेंगे। अब दूसरे कहेंगे कि ये सब, उनको भी पता है कि एक्सपेंसिव है, लेकिन वो कहेंगे अच्छा है। अब अच्छा है और एक्सपेंसिव है, इसमें आप कैसे इसको वो करोगे ट्रेड ऑफ? हम कहते हैं जरूरत ही नहीं है ट्रेड ऑफ करने की, बिकॉज वन वीटो फैक्टर इज एनफ। अब हम कहते हैं ये कंपनी की मैनेजमेंट बड़ी गंदी है, दूसरा कहता है बड़ा सस्ता है, अब इसको कैसे ट्रेड ऑफ करोगे? हम कहते हैं जरूरत नहीं है लेने की, क्योंकि हमें एक चीज समझ आ गई है कि सम 100 to 150 स्टॉक्स एवरी ईयर इतना फर्क करते हैं मार्केट से कि वो 150 स्टॉक की परफॉर्मेंस भी किसी फंड को नहीं मिलती, और वो मैं 500 स्टॉक्स में से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए अगर हम कहते हैं 10-20 हमने सोचा कि अच्छा करेंगे, सॉरी नहीं अच्छा करेंगे, और उन्हें अच्छा कर लिया, तो फिर भी मेरा यूनिवर्स पूरा खत्म तो हो जाता है। अच्छा स्टॉक भी लेंगे और सस्ता भी लेंगे और गंदा स्टॉक नहीं लेंगे, गंदा स्टॉक नहीं लेंगे और महंगा नहीं लेंगे। और जो गंदा है, गंदे का ऑपोजिट अच्छा नहीं है। गंदे का ऑपोजिट है गंदा नहीं है। हाँ ठीक है, गंदा नहीं है, गंदा नहीं होना चाहिए। बैड, नॉट बैड एंड गुड। तो गुड की कोशिश करेंगे, लेकिन नॉट बैड मिनिमम चाहिए। ओके, चलिए नई चीज सीखी है। आप दोनों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आशीष, वीरू, बैक टू यू। बैड, नॉट बैड और गुड, तो ये ध्यान रखिए, बैड से दूर रहना है। लेकिन थैंक यू इस बढ़िया से इंटरेक्शन के लिए। बाजार भैया, इस बीच कमेंट्री जब फैल रही थी, बातचीत चल रही थी, उस बीच हमने इन ग्रीन आता हुआ निफ्टी देखा है। इस समय भी ऑलमोस्ट एकदम फ्लैट लाइन पर 160 पॉइंट दिन के लो से जबरदस्त रिकवरी हफ्ते के आखिरी दिन आपकी स्क्रीन पे। और एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाऊंगा, वो टाटा मोटर्स अब 5% उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर है और टॉप परसेंटेज कंट्रीब्यूटर भी बन गया है साथ साथ। HDFC, HCL टेक और TCS गजब करे हुए हैं। खैर वो सुबह से अच्छे मूव्स डिलीवर कर रहे हैं। और इंडसइंड बैंक, वो जो हमने ट्रेंड बजिंग स्टॉक्स के तौर पे दिखाए थे, वो स्टॉक्स और मोमेंटम टूल पकड़ते हुए गजब की रिकवरी इस समय अंडरवे। इवन निफ्टी बैंक प्लीज एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। मेरे ख्याल से दिन के लो से वो भी अब 2/3% ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो दिन के लो से 2/3% की रिकवरी निफ्टी बैंक में भी। इस बीच वीरू आपके पास आऊंगा कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स बढ़िया तरीके से मार्क करने के लिए, जहां पे कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट हो रही हो। लेकिन पैनल में समीत चौहान भी जुड़ते हुए, एक बार समीत के पास चला जाए। समीत, क्या ट्रेड ले रहे हो आप लोग निफ्टी बैंक की? इवन लार्जली निफ्टी बैंक ही कह लीजिए, इस तरह की स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद कुछ मन बन रहा है ट्रेड वेट कैरी करने का वीकेंड के लिए, या मैच एंजॉय किया जाए? और आपका कोई प्रेफर्ड पिक हो इस समय का तो वो भी बताओ। देखिए, डेफिनेटली मैच तो एंजॉय करना ही है। उसके पहले अगर इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आई है और अभी काफी क्रूशियल जंक्शन पे है। तो जब तक निफ्टी अगर स्पेसिफिकली हम बात करें 19850 का लेवल सरपास नहीं करता है, तब तक हमें एक कन्विक्शन बाय मिलेगा नहीं। और बैंक निफ्टी में सिमिलर जो लेवल्स है लगभग 44700 44800 के आसपास है। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते, आपको थोड़ा सा कंप्लेसेंट यहाँ पे नहीं होना है और एग्रेसिव ओवरनाइट बेट्स आपको यहाँ पे कैरी नहीं करने। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली लॉन्ग साइड पे पोजीशन नहीं करेंगे। अगर कोई कॉन्ट्रा ट्रेडर है तो एक एट द मनी पुट लेके जा सकते हैं, बट फ्यूचर्स में हम ट्रेड करने की सलाह नहीं देंगे। स्टॉक्स प्लस भी काफी अच्छा हम सुबह से ट्रैक्शन देख रहे हैं। लॉन्ग साइड पे जैसे हम रिकवरी आई है, लॉन्ग साइड पे भी हमें अच्छे खासे स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर हमें अच्छा लग रहा है, जो एक रिलेंटलेसली अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है। और अभी जो उसके प्रीवियस हाइज से ऑल टाइम हाइज, उसको उसने कहीं ना कहीं चैलेंज किया और अनचार्टेड टेरिटरी में ये एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर हमें अच्छा लग रहा है, जिसमें हमें लगभग नेक्स्ट वीक के लिए 944 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें स्टॉप लॉस 894 का रखना चाहिए। ओके, मेरी स्क्रीन पे यकीन मानिए टाटा कंज्यूमर ही आज अभी इस वक्त था और सुबह ही मानस से मैंने ट्रेड भी लिया था 91360 पे। और यही अप्रोच थी कि ये जिस प्रकार का एक्यूमुलेशन है इस स्टॉक में, जिस प्रकार की ऑप्शन फ्यूचर्स एक्टिविटी है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक ये निकलेगा स्टॉक। एक दो स्टॉक्स और मार्क लेता हूँ क्योंकि उसके बाद हमें सेगमेंट्स पे ध्यान देना है। अभी देखिए ऑलमोस्ट 19800 एक बार हो गया, तो शायद अब उतने अच्छे स्विंग ना मिले आपको, लेकिन फिर भी एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा आप। इस वक्त जो स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है दैट डिक्सन,
जो टाटा कंज्यूमर ने कहा, आप यकीन मानिए इस क्लोजिंग में वो हो सकता है। 5359 का भाव स्क्रीन पे है। शिल्पा जी, एक बार जरा 5400 की कॉल लेके आइएगा स्क्रीन पे। एक बार आपको प्रीमियम दिखाता हूं। ये एक टिपिकल फ्लैग है, 5347 स्क्रीन पर प्राइस है। 5400 की कॉल का प्रीमियम रखेंगे शिल्पा जी, इसकी 5400 की कॉल, क्योंकि ये टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है, टिपिकल राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट है। 120 पे ग्रैब करनी चाहिए क्या? 120 भाव है स्क्रीन पे मेरे इस वक्त अभी। जी बिल्कुल, यहाँ पे वीरेंद्र जी करना चाहिए। मेरा ध्यान भी डिक्सन पे ही है और इसको पिछले 3 दिन से हम रेकमेंड भी कर रहे हैं। तो ये जो 121 के जोन्स पे है, अभी 124 हाई इसने लिया है, मुझे लगता है इसको चेस करना चाहिए। 90 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे 180 से 200 के भी टारगेट्स इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, ये डेफिनेटली बनता है। डिक्सन में मूव अच्छा, और मेरे ख्याल से ये ऑप्शन जो है अभी बात करते करते इस वक्त डे हाई पर आ गया है। अब ये ऑप्शन ऑलमोस्ट 126 पर ट्रेड करता हुआ, और आपका जरा एक बार रोलिंग लिखे आइए। अभी बात मैं कर रहा था 5347 पे, स्क्रीन पे ही 25-30 रुपए बढ़ चुका है, 126 रुपए कॉल का प्रीमियम हो गया है। एक बार अब लेके आइए आप, मतलब सारे के सारे स्टॉक्स ऐसे ही हैं। आरईसी, राजेश सतपुते जी एक बार जरा आरईसी को देखिएगा, इसमें कोई ट्रेड पॉसिबल लग रहा है आपको? ऐसा ही अगर डिक्सन जैसा ऑप्शन ट्रेड कोई हो तो बताइएगा। वीरेंद्र जी देखिए, आरईसी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है कि 300 के आसपास एक छोटा हर्डल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मूव कैच करना चाहें तो 292 के ऊपर हमें आरईसी का स्विंग मिल रहा है, तो यहाँ पे बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 290। 300 इसका पहला पड़ाव है, लेकिन मुझे लगता है वीरेंद्र जी इवेंचुअली ये 300 को पार करेगा, 305 310 का टारगेट लेके काम करे, तो आरईसी स्टिल अ बाय। आरईसी स्टिल अ बाय। मैं कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लेकर आता हूं आपकी स्क्रीन पे, लेकिन पहले पैनल में अब श्रीकांत चौहान भी जुड़ते हुए। श्रीकांत जी गुड आफ्टरनून। बाकी बातचीत बाद में, पहले कोई बढ़िया सा स्टॉक का तड़का, आपकी इस समय प्रेफर्ड पिक कौन सी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स यहाँ पे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं, और अगर निफ्टी 50 का कोई स्टॉक अगर अपने ऑल टाइम हाई को अगर क्रॉस कर रहा है और उसमें अगर इतने बड़े वॉल्यूम्स है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 700 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से 666, 667 के करीब इसे लॉन्ग करें। आज के जो वेटेड एवरेज है तकरीबन 654, 653, आई थिंक उसी का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 653 का स्टॉप लॉस रखे करंट लेवल से, टाटा मोटर्स को लॉन्ग करें। टारगेट्स रखे यहाँ पे 690 और 700 रुपए की। तो टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है। बस कुछ देर शो की शुरुआत में मानस का प्रेफर्ड पिक था, हम उसका कॉल भी राइड कर रहे थे, और मूव रुक ही नहीं रहा है टाटा मोटर्स का। गजब का मोमेंटम पकड़ लिया है स्टॉक ने। राजेश अग्रवाल साहब, टेक्निकली तो 2 बार चर्चा हो गई इस स्टॉक की, सब बाय कर रहे हैं। फंडामेंटली कुछ पिक करा है इस तरह के मूव्स? लार्जली कंसोलिडेशन था, उसके ऊपर आया है तो अच्छा मोमेंटम। आप लोग का क्या मन बन रहा है टाटा मोटर्स में? हाउस कॉल क्या है? ओम कैपिटल के टारगेट्स क्या लेके चल रहे हो आप? देखिए आशीष जी, ऐसा है कि जब मैं शो के लिए यहाँ बैठ रहा था, उससे करीब आधा घंटा पहले ही मैंने टाटा मोटर्स की कॉल दे के आया था, और यहाँ भी वही देने वाला था। जब मानस ने दे दिया तो फिर मैंने चेंज करके मैकडॉवेल में चला गया था। अगर आप देखो तो जेएलआर और सीवी दोनों के बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। नेक्सॉन की डिमांड बहुत अच्छी बनी हुई है, और हमें ये लगता है कि जो डोमेस्टिक डिमांड की जो मोमेंटम है वो भी बनी रहेगी, खास करके इस बात के मद्देनजर कि आने वाले दिनों में नवरात्रि और दिवाली का सीजन है, जहां पर कि अनुमानित लोग नई गाड़ियां खरीदना प्रेफर करते हैं। और जेएलआर की तरफ से भी हमारा ये अनुमान है कि डिमांड जो बनी हुई है वो आगे भी बढ़ी हुई नजर आएगी। मार्जिन सुधर रहे हैं, डेट कम होता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि ईवी में इनकी बड़ी प्रेजेंस है, और जो इनका जो कैपिटल रिडक्शन अभी होगा डीवीआर के मर्जर के बाद, वो ईपीएस एक्रेटिव होगा। तो इन सारी चीजों को दारोमदार ये है कि हमारे अनुमान से ये स्टॉक आने वाले 2-3 क्वार्टर में 750 तक जा सकता है। शॉर्ट टर्म में इसमें ट्रेडिंग की पोजीशन जैसे श्रीकांत जी और मानस जी बता रहे थे, स्टॉप लॉस वगैरह वहां लगा के लोग ले सकते हैं, बट लंबी अवधि में हम इसमें बुलिश हैं। लंबी अवधि में बुलिश, फंडामेंटली हो टेक्निकली हो, एक्सपर्ट्स अड़ा पे रख रहे हैं भाई टाटा मोटर्स को। तमाम खबरों के बीच में, बज के बीच में, आज एक एविएशन स्टॉक ने गजब की उड़ान पकड़ ली है। स्पाइस जेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा।
क्या तगड़े मूव्स इस समय डिलीवर कर रहा है वो स्टॉक। 14-15% के आसपास का उछाल, सुबह से हरकत में था, अब वो मोमेंटम एकदम और तेजी तूल पकड़ रही है। सतपति साहब, चार्ट देखेगा स्पाइस जेट के? मेरे पास स्पाइस जेट के चार्ट अपडेटेड नहीं आ रहे, पर मैंने एक्चुअली जब आप बात कर रहे थे तब मैंने चेक किया, मेरे यहाँ पे भाव इसका अपडेट नहीं हो रहा, तो आई एम सॉरी, आई कांट कमेंट। ठीक बात। तो स्पाइस जेट, अमित सेठ साहब आपको दिख रहा है स्पाइस जेट बीएससी पे? ये आशीष जी, आई थिंक सेम प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता चला कि इसमें करेक्ट प्राइजेस नहीं आ रहे हैं स्पाइस जेट के। हो सकता है ज्यादा तेज हो गया, अपडेटेड प्राइजेस नहीं आ छोड़ रहे हैं। दीजिए, जब सबको चार्ट ही नहीं दिख रहे तो क्या स्टॉक पे कॉल लेना। अच्छा, एक काम करा जाए, किसके पास 4 का चौका का टीजर दे देता हूं ताकि एक्सपर्ट्स रेडी रहें। कुछ बेहतरीन स्टॉक आए पिकिंग के लिए। उसके बाद आगे दीपन मेहता भी जुड़ने वाले हैं और आगे सुमित जुड़ेंगे। कल और मंडे को जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने उस पर बातचीत होगी। खैर, 4 का चौका में आज स्क्रीन पे आने शुरू हो चुका है। सस्ता ऑप्शन, शिल्पा जी आपके पास आऊंगा, एक बढ़िया ऐसा सस्ता ऑप्शन ट्रेड प्लीज आइडेंटिफाई करिएगा। एफएनओ सुपरस्टार के लिए श्रीकांत चौहान साहब, एक बढ़िया, अरे चौहान साहब को चश्मे वाली फोटो रखो यार, सॉरी चौहान साहब, ये पुरानी फोटो है, आप अपनी कोई नई फोटो भेजो चश्मे के साथ, वो बढ़िया वाले। नहीं, वो चश्मे का जलवे अलग है। चार्ट का चमत्कार, राजेश सतपुते साहब आपके पास आऊंगा एक बढ़िया सा ट्रेड के लिए। और फंडामेंटल पिक जो है मिड कैप फंडा, राजेश अग्रवाल साहब के पास जाएंगे। तो कुछ दिग्गज स्टॉक्स, टाटा मोटर्स, यूएसएल तो डिस्कस हो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद एक मिड कैप का तड़का उनकी तरफ से। चलिए जरा एक बार अब वापस बीएसई चला जाए। मार्केट्स गजब की रिकवरी, इन ग्रीन आते हुए। अनुज बैठे दिख रहे हैं डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पे दिखाइए उनको। कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, एक बार वो सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद वापस चलेंगे और वापस बाजार रिलेटेड कमेंट्री वहां से। अच्छा, एक स्टॉक लेकर आइए। अभी हम लोग एचडीएफसी के लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, एचडीएफसी एएमसी उठाइएगा स्क्रीन पे। गजब का मूव वो स्टॉक आज सुबह से डिलीवर कर रहा है, राइट फ्रॉम द वर्ड गो। वो ब्रोकरेजेस की तरफ से थम्स अप आया था दरअसल उसके रिजल्ट्स पे। हाईलाइट था इनके जो मार्केट शेयर गेन्स, खासतौर पे इनके इक्विटी एयूएम्स में देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते, और शायद कुछ ब्रोकरेजेस का थम्स अप भी उसके बाद मिला था, इसीलिए इस तरह का मोमेंटम, वो मार्केट शेयर गेन्स खासतौर पे, उसके चलते 4.25% का उछाल। लेकिन टेक्निकली सतपुते साहब ये दिख रहा है एचडीएफसी एएमसी, इसका चार्ट देखें तो एक जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट इसका डेली चार्ट भी बढ़िया है, इसका वीकली चार्ट भी बढ़िया है। अगर आप डेटा भी देखें तो क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर पोजीशन बनानी है, या अगर पोजीशन है और इसे होल्ड रखना चाहते हो, तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा, काउंटर भी बड़ा है, 2800 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा कम से कम 3000 का। चलिए अब एक काम करा जाए, 4 का चौके की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले इन्वेस्टिंग प्ले आउट करिएगा। और शिल्पा जी, आज का सस्ता ऑप्शन, मैम शुरुआत आपसे, कौन सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड? जी आशीष जी, मुझे यहाँ पे चोला फाइनेंस अच्छा लग रहा है। चोला फाइनेंस एक अच्छे बेस से यहाँ पे घूम रहा है और टूवर्ड्स 1330 अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे 1300 को जो कॉल ऑप्शन है 10 रुपये में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। टारगेट्स ऑफ 16 to 19 है और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 6 रुपये का मेंटेन कीजिए। ओके, तो शिल्पा जी का ट्रेड हो गया यहाँ पर चोला, और 1300 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे आपको ग्रैब करना है। 1258 पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ श्रीकांत चौहान जी का चलते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। श्रीकांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे वैसे आज अगर जितने भी स्टॉक्स या सेक्टर स्पेसिफिक अगर एक्टिविटी देखें तो मुझे लगता है कि पैथोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वहां पे अच्छा खासा मोमेंटम है और अच्छे खासे वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है मेट्रोपोलिस को लॉन्ग करना चाहिए, जो 1553 1555 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1510 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो एक 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ से 1630 से लेकर 1640 के, तो 90 से 100 रुपए का टारगेट्स हायर लेवल्स में नजर आ रहा है। तो करंट लेवल से मेट्रोपोलिस को लॉन्ग करके जाए। 1640 तक के लक्ष्य के लिए आपको मेट्रोपोलिस, सुबह से इस मंच पे काफी बार बात भी हुई थी, टू वे ट्रेड भी पिक किया था हमने यहाँ पर। श्रीकांत जी का ट्रेड है एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट के चमत्कार पिक करते हैं राजेश सतपुते जी से। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी देखिए, नजर है सन फार्मा पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। पिछले 4 दिनों का हाई
और 10, 20 एंड 50 DMA का रेजिस्टेंस, मुझे लगता है ये कंप्लीटली एक बड़ा बैरियर सरपास हुआ है। तो सन फार्मा इज अ बाय। एज फार एज द स्विंग इज कंसर्न, इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 1965 टू 1970, ये इसका पहला जोन है। तो सन फार्मा बाय करे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस होगा 1932 का, सॉरी 1132 का। ओके, आपका सन फार्मा कॉल हो गया। ये मेरे इनफैक्ट 2 बजे की कमेंट्री में शामिल भी था ये स्टॉक जिन पर हमको नजर रखनी है। और क्या लेवल दिया डॉक्टर साहब एक बार? आई थिंक टीम थोड़ा सा स्लाइटली कंफ्यूज्ड है आपके लेवल्स को लेकर। 1145 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है, मैं बताता हूँ फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड कर रहा है। आपका टारगेट स्टॉप लॉस 1170 का, 1165 टू 1170। स्टॉप लॉस रहेगा 1130 का। थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया। ओके, 1170 का टारगेट है और यहाँ पे 1140 का स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स पे। ओके, अब चलते हैं आज के मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? फंडा के हिसाब से हम गुजरात अल्कलीज के साथ जाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो घरेलू इंडस्ट्री में कॉस्टिक क्लोरीन की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इनके प्लांट्स दहेज और वडोदरा में है। दहेज में इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो गई है और आप देखोगे तो इनका मार्केट कैप सिर्फ 5,500 करोड़ का है, जिसमें 2120 करोड़ के आसपास के तो इनके इन्वेस्टमेंट्स है गुजरात गैस, GSFC और GIPCL में। कैपेसिटी एडिशन जैसे मैंने कहा हो चुका है, यूटिलाइजेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सबसे अच्छी बात है कि कॉस्टिक के जो रियलाइजेशन है पिछले 2-4 महीने से बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। और ये तीनों चीजें मिला के मुझे लगता है कि नंबर्स पे अपने पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे आने वाले 2-3 क्वार्टर में। छोटी अवधि की बात करूं, छोटी अवधि से मेरा मतलब है महीने 20 दिन की, तो 800, 825 का टारगेट हो सकता है। बट थोड़ा सा मध्यम अवधि का रखा जाए तो 900 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, ये आपका ट्रेड है गुजरात एल्कलीज और यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेना है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये कोई डे ट्रेड नहीं है, ये पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ट्रेड लिया गया है। 4 प्रकार के ट्रेड आपकी स्क्रीन पे आए थे। पहला ट्रेड हमने आज शिल्पा जी के साथ चोला का पिक किया था, वहां पे लॉन्ग जाना है। ऑप्शन 1300 रुपए की कॉल है फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 16 और 19 ऑन द हायर साइड। इसको आपको पिक करना है, ये एक स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड था श्रीकांत चौहान जी का मेट्रोपोलिस। आज सुबह से कई बार बातचीत हुई है। 1630, 1640 का लक्ष्य यहाँ पर है। 1510 का स्टॉप लॉस है। और अगला ट्रेड आया राजेश सतपुते जी के सौजन्य से सन फार्मा, जिसको आपको लॉन्ग करना है फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 1170 और साथ ही साथ गुजरात एल्कलीज। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद अर्निंग्स को लेकर सुमित से बातचीत करेंगे और खास तौर पर आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ दीपन मेहता मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर बात करेंगे उनसे। अभी हाजिर होते हैं भाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बुरा नहीं ना भाई आज का फ्राइडे का सेशन, इतनी दिक्कतों के साथ शुरुआत और जाते जाते देखिए एकदम फ्लैट लाइन पे कामकाज। और आज सुबह 8 बजे जब मार्केट की स्ट्रैटेजी, अनुज जुड़ गए सबको दिखाई, मुझे वीरू को, अनुज को। आज सुबह जब मार्केट की स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब ये बात हुई थी कि आज बाजार के टेक्सचर का टेस्ट है। तब स्पेसिफिकली कहा भी था कि इस तरह के गैप डाउन में शॉर्ट जाने का ट्रेड ना लीजिए, बल्कि गिरावट में खरीदारी। और मुझे याद पड़ता है वो 19 इंट्राडे चार्ट रखिएगा निफ्टी का स्क्रीन पे, 19,600, 700 के जोन्स पे बाय इनिशिएट करना है। 19,500 के स्टॉप के साथ बाजार आपको शायद दिन के दौरान सेकेंड हाफ में ड्यूली रिवॉर्ड करेगा। अगर वो ट्रेड लिया आपने आज दिन के दौरान तो आज ऑलरेडी ब्यूटीफुली रिवॉर्ड करता हुआ, क्योंकि हमने उन जोन्स में जहां पे एक्यूमुलेट किया था उससे कहीं ऊपर इस समय हम कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। बैक टू BSE। अनुज, जो सुबह की स्ट्रैटेजी एकदम सटीक पड़ी है, वो कॉन्फिडेंस जो सेकेंड हाफ में एक रिकवरी ट्रेड का था वो ब्यूटीफुली प्ले आउट होता हुआ स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आशीष जी देखिए, एक और चीज में मैं कहूंगा कि कई बार क्या होता है ना, आपको एक जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्राइडे 13 लास्ट फ्राइडे 13 को क्या हुआ था कि हम एक नीचे खुले थे और उसके बाद इंट्राडे में हमने करीब 1% की रिकवरी देखी थी। वो भी थोड़ा बहुत कहीं दिमाग में था, लेकिन एक नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप अप ट्रेंड में हो तो आपको गैप डाउन में बाय करना चाहिए। एक सिंपल रूल होता है मार्केट का कि गैप डाउन में अप ट्रेंड में गैप डाउन पे बाय करिए। अच्छा, एक चीज मैं कहूंगा, आज सुबह मैं और वीरू दोनों थे शो में,
जिन्होंने सुबह सुबह बाय किया था उनको हमने एक चीज ये भी बोली थी, जब उसमें 100 पॉइंट की रिकवरी आ गई थी, कि अब उसके बाद आप अपना 100 पॉइंट ऊपर चाहे तो बुक भी करके साइड में हट जाएं, या फिर अगर आप कैरी कर रहे हैं तो डे के लो के स्टॉप के साथ कैरी करें। अब देखिए आज का हाई था 19,805, अभी भी करीब करीब आधा घंटा बाकी है मार्केट क्लोजिंग में। इस आधे घंटे में ना अब यहां से आप वापस नीचे नहीं जाने चाहिए, वो बस एक चीज का ध्यान रखिए। अगर आप बंद हो रहे हैं फॉर एग्जांपल 19,805 पे भी नहीं हो रहे हैं बंद, मान लीजिए आप 19,770 19,780 तक भी अगर आज बंद हो गए, तो मैं कहूंगा कि फिर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन जो आपने रखी हुई उसको फिर कैरी करिए बिंदास, क्योंकि आज मार्केट के ऊपर सब कुछ थ्रो हुआ है और उसके बाद भी मार्केट हिलने को तैयार नहीं। बहुत लोग कहेंगे कि वीकेंड में पोजीशन कैरी करें या नहीं करें, मेरे ख्याल से आज के जो मार्केट बिहेवियर है ना उसने आपको बता दिया है कि आप कैरी करिए, क्योंकि अगर आप कैरी करेंगे भी और अगर आपको अगले दिन गैप डाउन मिल भी गया तो आपको एवरेजिंग का मौका मिलेगा। और अभी जब तक मार्केट में आज का लो इंटैक्ट है, अब मेरे ख्याल से मार्केट में आप लॉन्ग रहिए। ये मार्केट अभी भी मैं जो मेरा व्यू था उस पर कायम हूं कि अक्टूबर में ऑल टाइम हाई हम हिट करेंगे, बस अब आज का लो नहीं टूटना चाहिए। अब आज का लो आपके लिए लक्ष्मण रेखा बन गई, उसके हिसाब से कैरी करिए अपनी पोजीशंस को। बस अब एक चीज जोड़ दूंगा मैं, बैंक निफ्टी ने अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया है, उसके लिए मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट वेट कर रहा है मंडे के HDFC बैंक के नंबर्स की। अगर वो अच्छे आ गए तो शायद वहां से भी आपको कोई ट्रेड मिल जाए। चलिए, तो कन्विक्शन रखिए, बेस आज का डे लो रहेगा और निफ्टी बैंक में भी कन्विक्शन वो नहीं है, लॉन्ग्स कैरी करिए। और निफ्टी बैंक का आज का जो हाई है डॉट सुई की नोक पर आप कंपेयर करके देख लीजिए, दैट्स एग्जैक्टली फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब दीपन जी के पास भी चलेंगे, लेकिन ये रणनीति आपकी स्क्रीन पे है, आज की रणनीति और कल के लिए जो लॉन्ग्स कैरी करने हैं, आई थिंक मतलब सोमवार के लिए अल्टीमेटली तो आपको आई थिंक ये अप्रोच इंडस्ट्रीज पे है। चलिए, अब हमारे साथ दीपन मेहता जुड़ चुके हैं आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। दीपन जी नमस्कार। और एक अच्छे खासे अपट्रेंड में थे हम, ये 2 दिन से आईटी का हॉरर शो, आई मीन इन्फोसिस, टीसीएस, HCL टेक्नोलॉजीज तो आज बाजार को हाथों हाथ अगर आप देखें बाजार को ले गया ऊपर, मतलब विद इन द आईटी। आपको नंबर्स कैसे लगे सर, और ये जो डिप इन दोनों स्टॉक्स ने लार्ज कैप आईटी में खोल दिया है, उस पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई वाज अ बिट सरप्राइज किस हिसाब से स्टॉक प्राइसेस में मूवमेंट आई है, क्योंकि ब्रॉडली आई थिंक रिजल्ट्स एज पर एक्सपेक्टेशन है, और ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में भी दीज कंपनीज आर एबल टू मेंटेन एंड ग्रो प्रॉफिट्स बाय लो सिंगल डिजिट और हाई सिंगल डिजिट इज वेरी इंप्रेसिव। मेरे ख्याल से जब भी पूरा साइक्लिकल ट्रेंड वहां पर चेंज होगा और टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग बढ़ेगी तो दीज कंपनीज कैन इजीली डिलीवर 15-16% टाइप ऑफ टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ, और शायद उनकी जो वैल्यूएशन है दे आर रिफ्लेक्टिंग दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन। पर हमारा फोकस एज यू नो इज लार्जली ऑन मिड कैप, स्पेशली आईटी मिड कैप, और वहां पर नतीजे क्या आते हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि टाटा एलेक्सी है, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स है, केपीआईटी क्यूमिंस है, कोफॉर्ज है, यूजुअल डिस्क्लोजर्स, ये सभी कंपनियों में कुछ ऐसी अच्छी बात है that they're able to grow at a rate significantly higher than Infosys, TCS, HCL Tech. तो ये कंपनियां क्या रिपोर्ट करती है उसमें ज्यादा दिलचस्पी हमको। ऑन द होल आई थिंक अगर आप देखेंगे लार्ज कैप आईटी है, दैट इज इन अ काइंड ऑफ अ कैपिटल प्रिजर्वेशन मोड, माने आप वहां पर ज्यादा पैसा लूज नहीं कर पाएंगे, और जैसे जैसे ट्रेंड वहां पर चेंज होगा यू विल गेट गुड रिटर्न्स एज वेल। सो आई एम नॉट दैट नेगेटिव ऑन आईटी डिस्पाइट व्हाटएवर हैज बीन रिपोर्टेड। ओके, तो आपका झुकाव काफी दीपन सर मिड कैप आईटी है भी, मिड कैप आईटी लार्ज कैप आईटी की तुलना में काफी स्टेबल भी रहा है। आपके 2 प्रेफर्ड स्टॉक क्या रहेंगे सर इस वक्त, अगर मिड कैप आईटी में, और मतलब ड्यूरिंग द एंटायर आई थिंक अर्निंग सीजन, जिनमें डिप आपको अच्छे रिवॉर्ड दे सकता है, आपके प्रेफर्ड 2 मिड कैप आईटी? देखिए, आई थिंक दैट दीस 4 or 5 स्टॉक्स व्हिच आई नेम जस्ट नाउ, टाटा एलेक्सी है, कोफॉर्ज है, केपीआईटी है, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स है, they're all doing exceptionally well. You could add even Happiest Minds to that list. Maybe even Cient is looking quite impressive. इनमें सब जो common factor ये है कि they are growing at significantly higher growth rates. उनकी जो growth rates है, they are in that 15 to 17-18% type of growth rates. और ये एक secular growth momentum है। मैंने ऐसा लग रहा है कि अगले 4 साल में उनके profits double भी हो सकते हैं। So that is a good, I think, criteria for investing in these companies. हाँ, जरूर से उनके वैल्यूएशंस कोई एलिवेटेड लेवल्स पर है, दे मे बी ट्रेडिंग एट इवन हायर वैल्यूएशन देन टीसीएस, इन्फोसिस, पर आई थिंक द ग्रोथ रेट्स आर टू एन एक्सटेंट जस्टिफाइंग इट।
और आई थिंक मैं तो 20 साल से आईटी ट्रैक कर रहा हूँ, और ये ऐसा समय है, पहली बार लग रहा है कि मिड कैप आईटी ने अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीश बना चुकी है, और दे आर एबल टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू सर्टेन क्लाइंट्स, and they bring a lot of important skill sets which at least a lot of global companies require it, and in very specific verticals as well, where there is still decent technology spending taking place. दीपन सर याद है मुझे, सालों से आईटी के बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो दीपन सर का दरवाजा खटखटाते थे हम लोग जानने के लिए। दीपन सर, लेकिन अब क्योंकि आईटी की बात छिड़ी हुई है, आज कई स्टॉक्स ने राइट फॉर द वर्ड को मजबूती के साथ काम का, जो पिटे हुए थे खराब नंबर्स, सो कॉल्ड खराब नंबर्स से वो बढ़िया रिकवरी दिखा रहे हैं। पसंद क्या आ रहा है स्ट्रीट को? कमेंट्री सबकी नियर टर्म की काफी चैलेंजिंग, नियर टर्म के आउटलुक को लेकर सवाल उठा रहे हैं, गाइडेंस कट कर रहे हैं। एक ही अच्छी चीज है, डील टीसीवीज बहुत स्ट्रांग है, पर वो डील कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज जो हाईलाइट करी जा रही है, मेरे पास वो समय सीमा नहीं है कब वो किस ड्यूरेशन में वो कल्मिनेट होना है। हो सकता है क्योंकि इन्फी तो खुद ही कह रहा है कि क्लाइंट्स टीसीवीज आ रही हैं, लेकिन वो रैंप अप होने में भी समय लगेगा, क्लाइंट नहीं चाह रहे रैंप अप करना। तो मुझे तो FY25 को लेकर भी अब क्लैरिटी उस तरह की नहीं है जो पहले लग रहा था टीसीवी स्ट्रांग है तो FY25 शायद अच्छा होगा। अभी तो वो मामला भी अटक गया है। तो स्ट्रीट इतना भरोसा किस बात पे कर रहा है? 26 को डिस्काउंट कर रहा है क्या अब? देखिए, आई थिंक वो टीसीवी जो डील्स आ रही है ना, दे प्रोवाइड विजिबिलिटी, और इसका जो तेजी के मार्केट में है ना, क्या होता है खास बात की, वी टेंड टू डिस्काउंट इवन फर्दर डाउन द लाइन। सो अगर आप 2025 नहीं डिस्काउंट करेंगे तो 2026 2027 भी इन्वेस्टर्स डिस्काउंट करते हैं, क्योंकि दे आर देयर इन इट फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड अगर आप जाएंगे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, 1 year down the line, 2 years down the line, interest rates also may be lower, so you could expect some P multiple also to expand. And इसी इतने डिफिकल्ट एटमॉस्फेयर में, इतने डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में, they're able to at least grow at 6-7%. That in itself is very good. So I'm not very critical of the IT companies or the IT sector at this point of time. They are in a kind of a safe zone. उनकी earnings में काफी हद तक predictability है, and investors appreciate that. और अगर आपका 3 साल का outlook है, then all of these companies will certainly be outperformers as compared to Sensex and Nifty, I think. तरफ आईटी, दूसरी तरफ दीपन सर बैंक्स, अच्छे मूव्स, बैंक में अच्छी रेटिंग, अच्छा एनवायरनमेंट, सब एक जवान में कहते थे बैंक। अब क्या, क्योंकि अब इफ्स एंड बट्स लगने लगे। अब कई लोग कह रहे हैं नियर पीक मार्जिन्स हैं, हो सकता है कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बॉटम आउट करना शुरू हो रही है, थोड़ी सी पिक्चर हेजी होगी। आज एक यूबीएस की रिपोर्ट भी हाईलाइट कर रही थी कि अनसिक्योर रिटेल लोन्स को लेकर अब चैलेंजेस शायद सामने आना शुरू हो। क्या लग रहा है सर, अब इस बैंकिंग एज अ स्पेस में क्या लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल है? आप लोग अभी भी उसी तरह से गंगो हो, उसी तरह से बुलिश हो, या आप थोड़ा सा हाथ पीछे खींच रहे हो? नो, आपने सभी चीज कही कि ओके, मार्जिन्स एट नियरली पीक लेवल्स और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेंगे, लेकिन आपको ये भी बताना जरूरी है कि जिस हिसाब से उनकी लोन ग्रोथ बढ़ रही है, दैट इज वेरी इंप्रेसिव. आई थिंक ऑल द क्वालिटी बैंक्स, दे आर जनरेटिंग लोन ग्रोथ of around about 20% or thereabout. Smaller banks say even higher. Larger banks, private sector में they are doing 18 to 24% type of loan growth. Loan growth अगर इस हिसाब से बढ़ती है, then you can expect that the net interest income also can grow at around about the same levels. And banks का business जो रहता है, it's got very high operating leverage क्योंकि cost fix रहती है. So the pre-provisioning profits certainly will do very well for the next 2-3 years or so. So I'm not all bearish on the banking stocks. And they have a long way to go. अगर आप इंडिया में बिलीव करते हो, you believe in the stock market, you believe in multi-year bull market, then banks have to lead the way forward, because this is whatever earnings growth we are seeing, ये सभी domestic businesses से आ रहे हैं, and domestic economy की वजह से आ रहे हैं, और domestic economy तो banking पे ही चलती है. So if the credit demand is good, if NPAs are generally under control and they're able to raise resources at a attractive level, I don't see any problem for the banks. I think next 2-3 years looks very impressive. They are still in that blue sky scenario. एक मिनट, दीपन सर का फुल फ्रेम देना डायरेक्टर साहब. दीपन सर, ये पीछे फ्रेम में फोटो कौन सी है? ये मैराथन दौड़ते हुए, क्योंकि ये तो कुछ ब्लैक बेल्ट लगी हुई है आपके. नहीं, मैराथन की फोटो है. Thank you very much. So as I said that I'm very careful about my fitness. और पिछले 7-8 साल से I've taken up running marathons, and that certainly has helped me a hell of a lot in keeping myself fit. दीपन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए.
तो मुझे लगा था मैराथन तो मुझे पता है आप दौड़ते हो वो, लेकिन वो ब्लैक बेल्ट जैसी दिखी तो मैंने कहा कराटे वराटे की फोटो है क्या कुछ? नहीं, वो पानी की बेल्ट है। अच्छा, पानी की बेल्ट है। कैरी द बॉटल। दीपक सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, इस बीच अच्छा क्रिकेट की चर्चा भी करनी है हम लोगों को, उससे पहले एक काम करा जाए, एक काम की बात और। कल आना है एवेन्यू सुपरमार्ट का नंबर, और मंडे को एचडीएफसी बैंक और फेडरल बैंक, मतलब इंपॉर्टेंट में, अदरवाइज लिस्ट तो लंबी है जिन रिजल्ट्स पे हमको रिएक्ट भी करना है और मंडे को आने वाले होंगे, पर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी बैंक। संडे को बोर्ड मीट है, बोर्ड को रिजल्ट प्रेजेंट होगा मंडे को, और मंडे दरअसल दिन के दौरान वो नंबर्स रिलीज होंगे। सुमित, क्या एक्सपेक्ट करें? इन्होंने जो क्वार्टरली अपडेट दिया था उससे तो बाजार बड़ा खुश हुआ था। हाँ, अब कैच क्या है, ये पहली बार नंबर आ रहा है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद, तो स्ट्रीट में सारे एनालिस्ट फ्रेटर्निटी इसलिए थोड़ी कंफ्यूज है कि किस साइड आ सकता है। तो एक चीज जो सर्टेन है कि ये सरप्राइज करेगा ईदर वेज, तो इसलिए आप तैयार रहिएगा, चाहे नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली हो, एक बड़ा सरप्राइज एचडीएफसी बैंक के अंदर आ सकता है। तो थोड़ा इस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा, चाहे स्ट्रीट कितनी भी बेहतर इसको इवैल्यूएट कर ले, लेकिन फिर भी सिचुएशन कहीं ना कहीं पलट सकती है। ये पोल आपके स्क्रीन पर है। एनआईआई करीब 28,187 करोड़, 10% के आसपास की बढ़त का अनुमान। मुनाफा 14,617 करोड़, करीब 3% टूटने का अनुमान इस क्वार्टर में लगाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हमें पहले से ही पता है, Q2 के अपडेट वो ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन एक ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए का नंबर करीब 0.3% के आसपास का नेट एनपीए और 1.17% के आसपास का एक ग्रॉस एनपीए का नंबर आपको दिखाई पड़ेगा। जो चीजें पहले से पता है उसमें डिपॉजिट्स 2.5% गिरे हैं, करीब 5.3% Q-on-Q बेसिस पे गिरे हैं और 2.5% YoY बेसिस पे गिरे हैं इस क्वार्टर के नंबर्स में। एडवांसेस करीब 11% बढ़े हैं YoY बेसिस पर, और Q-on-Q बेसिस पे करीब 4.5% के आसपास बढ़े हैं। और जो इसके अलावा कंपनी के जो मर्ज नंबर हैं उसमें डिपॉजिट्स के अंदर एक अच्छी ग्रोथ तो देखने को मिली ही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि EHDFC लिमिटेड के जो नॉन इंडिविजुअल लोन्स हैं वो 10,250 करोड़ रुपए के आसपास है, वो कि 20% टूटे हैं, लेकिन Q-on-Q बेसिस पे बढ़े हैं। तो Q-on-Q नंबर बेटर साइड पे थे मर्ज एंटिटी के भी इन टोटल, आप ये समझ लीजिए। और तो बेहतर साइड पर सिचुएशन है, बट NIMs की सिचुएशन थोड़ी क्रूशियल रहेगी, क्योंकि जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत थोड़ा बहुत इंपैक्ट NIMs के ऊपर आता दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगेन लास्टली एक चीज ही है जिस पे आप नजर रखिए कि पहले क्वार्टर के नंबर हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन शायद क्लियर ना हो, वो विद टाइम एनालिस्ट कॉल और बाकी रिपोर्ट्स उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन एचडीएफसी बैंक का ट्रेड थोड़ा रिस्की या थोड़ा ट्रिकी होगा, उस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। बहुत ट्रिकी होगा। जो क्वार्टरली अपडेट आए थे वो ऊपर की तस्वीर थी, चैलेंजेस नीचे के, वो एनपीएस, वो प्रोवाइड फॉर कितना करना, वो सब समझ में आएगा जब क्वार्टर के नंबर्स मंडे को आएंगे। और नंबर्स से पहले अग्रवाल सर, चाहे वो एजीएम हो या फिर उसके बाद मैनेजमेंट की अपफ्रंट कमेंट्री आने की, वो हम सबको एनालिस्ट से जब मिले था एचडीएफसी बैंक का मैनेजमेंट, तब वो सब ब्रेसअप कर रहे थे आने वाले शॉकर के लिए। तो ऐसे में Q2 के जब नंबर्स मंडे को आएंगे तो ये सरप्राइज किस तरफ टिल्ट करेगा, आपका क्या मानना है? देखिए, मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव सरप्राइज आएगा, क्योंकि जो शॉकर की बात आप कर रहे हो ना, वो मैनेजमेंट एनालिस्ट मीट जो हुई थी उसके बाद हमने देखा था स्टॉक को अच्छा खासा टूटते हुए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मर्ज एंटिटी है ये इतनी बड़ी एंटिटी हो जाएगी जिसमें एक अच्छा खासा मुनाफा, एक अच्छा बड़ी लोन बुक उभर कर सामने आएगी। तो एचडीएफसी बैंक ऐसा स्टॉक है जिसे कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर लेता है तो 15 दिन, 1 महीना, 3 महीने की होराइजन ना देखें, कम से कम 2 साल, 1.5 साल का नजरिया रखे, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि मौजूदा स्तर से बहुत अच्छे रिटर्न दे ये स्टॉक। तो अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है, NIMs वगैरह में कोई गिरावट आती है, या एनपीए की हालत में, माने जैसे एचडीएफसी के साथ मर्जर हुआ है तो कोई बड़ा राइट ऑफ वगैरह प्रोविजनिंग आती है और कोई गिरावट आती है, तो मैं समझता हूँ वो एक खरीदारी का ही मौका रहेगा। आप थोड़ा सा अपना नजरिया बड़ा रखें और स्टॉक में बिल्कुल गिरावट पर खरीदारी की सलाह रहेगी। ज्यादा दिक्कत आनी नहीं है, अग्रवाल साहब भी ये मान रहे हैं। देखते हैं जो होगा वो मंडे को ब्रेसअप करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। जियो फाइनेंशियल के नंबर भी वैसे मंडे को आने वाले हैं। खैर अभी तो क्या आएंगे, अभी तो क्या नंबर होगा, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट रिलीज मंडे का है। अच्छा, जरा फोकस इक्विटी से जरा आ जाएं सैटरडे फीवर पे। भारत पाकिस्तान के बीच कल होना है वो महामुकाबला, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं?
हमारे ग्रुप एडिटर स्पोर्ट्स के श्रीनिवास राव साहब लाइव जुड़ते हुए। ये आप कहाँ पे हो, गाड़ी में बैठे हो क्या? गाड़ी में बैठा हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ। अरे वाह, मैच देखने जा रहा हो आप क्या कल के? मैच देखने जा रहा हूँ, कल जाने वाला था, मेरी कल की फ्लाइट थी। हाँ। काम आ गया, डिले करना पड़ा, तो आज रियलाइज किया टिकट का कोई चांस ही नहीं है, न ट्रेन का चांस है, न फ्लाइट का चांस है। गाड़ी उठाया, निकल पड़ा। तो कल का प्लान क्या है? रात में गाड़ी में सोना है? आपने होटल बुक करा है या फिर हॉस्पिटल का कमरा बुक करा है? नहीं, थैंकफुली एक फ्रेंड है और किस्मत मेरी अच्छी है कि आई कैन क्रैश एट समबडीज हाउस। नहीं तो होटल का तो कोई चांस नहीं है। ऑन एन एवरेज टैरिफ जो है वो 15 से 20% ज्यादा है। आप रेगुलर डे पे काइंड ऑफ, बट बहुत कंफ्यूजन है। आप टिकट बुक करने की कोशिश कीजिए, आपको टिकट अवेलेबिलिटी दिखा रही है। बड़ा बुक करने की कोशिश कीजिए, आपको मिल नहीं रही है। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है। मेरा फोन जो है वो मतलब रिसीव कर करके बैटरी खत्म हो गया उसका कि भाई टिकट तो दिखा रही है, फिर बुक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये कंप्लेंट सोशल मीडिया में बहुत लोग उठा रहे हैं इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, टिकट सेल्स को लेकर। ठीक है, वो अपनी जगह, होपिंग कल के मैच में सब सीटें भरी होंगी खचाखच, बट ऑब्वियस है। लेकिन सर क्या पाकिस्तान, आज सुबह हम लोग बातचीत कर रहे थे, मैच की थोड़ा सा झलक पे बातचीत हो रही थी क्या हो सकता है। तो ये बात निकल कर आई थी कि भाई इससे पहले जो 7 इनकाउंटर्स हुए हैं वर्ल्ड कप मैचेस इंडिया पाक के बीच में, हिस्ट्री तो शेयरली हमारे फ्लेवर में है। हमने सारे वो इनकाउंटर्स जीते हैं। 8वीं बार की तैयारी कर लूं क्या कल? नहीं, तो इससे पहले जो एनकाउंटर्स हुए थे जहां हम जीते हैं, वहां कम से कम पाकिस्तान की जो टीम थी वो टक्कर की तो थी। अगर हम जैसे 1996 की देख ले या 2003 देख ले या 1992 की टीम देख ले, एक टक्कर की तो कम से कम टीम थी। इस टीम में तो इस बार दोनों टीम में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। वो ठीक है, बिकॉज ये एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश है, तो इसकी बिलिंग जो है बहुत बड़ी है। और हाँ, जैसे हिस्टोरिकली होती रही है, बट आप ऑन पेपर अगर इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर ले, दिस इंडियन टीम जो है, दिस इज माइल्स अहेड ऑफ पाकिस्तान। अरे कोई पता नहीं, अब तो क्लैरिटी तो कल ही आएगी, लेकिन क्या कुछ ये शुभमन गिल को लेकर सब मान रहे थे भाई हो सकता है कल के मैच तक तैयार हो चुके होंगे, वो फीवर से कुछ पिक्चर्स इमेजेस देख रहा था मैं, प्रैक्टिस मैच कर रहे हैं, नेट्स पे प्रैक्टिस शुरू कर दी उन्होंने जी। तो मैं शुभमन की स्टोरी बता दूं। शुभमन को जो उनका जो डायग्नोसिस हुआ था वो काफी पहले हुआ था। सो यू आर लुकिंग एट द एंडिंग स्टेज, जहां पे उनके प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल पे आ चुके हैं और ही इज फीलिंग गुड, ही इज इन वेरी गुड हैंड्स। तो इसीलिए वो अहमदाबाद आके ही स्टार्टेड टू डू द नेट्स वेट्स पे जाने लगे सब कुछ। बट आई डोंट सी हिम प्लेइंग द मैच। वो एक थोड़ा सा इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, एक और गेम मेरे ख्याल से, और ये भी इतना हाई प्रेशर गेम मुझे नहीं लगता इंडियन टीम कोई रिस्क लेगी और ईशान किशन को ही खिलाया जाएगा। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, अहमदाबाद की पिच जो है वो कैसी है? वो हमेशा पहले बैटिंग करने वाले को फायदा देगी। एक चीज जो आपने कही कि इन दोनों टीम्स में कोई तुलना नहीं है, क्या बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आप ऐसे ही कहेंगे कि कोई तुलना नहीं है, या फिर पाकिस्तान का थोड़ा सा एज है बॉलिंग डिपार्टमेंट में? नहीं, बिल्कुल जी, पाकिस्तान का भी ओके। मैं आपको बड़ा एक मेजर डिफरेंस बता दूं इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया के पास एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। अगर आप शुभमन गिल नहीं है तो यू कैन इजीली फॉल बैक ऑन ईशान किशन। अगर आपके पास आज आर अश्विन इंजर्ड हो जाते हैं तो आपके पास एक वॉशिंगटन सुंदर बाहर बैठा है, एक रविंद्र जडेजा इंजर्ड हो जाते हैं तो अक्षर पटेल बाहर बैठा है। ठीक है, सूर्य कुमार यादव को इस टीम में जगह नहीं मिल रही है, तिलक वर्मा को इस टीम में जगह नहीं मिल रही है। पाकिस्तान के पास बेंच ही नहीं है, बेंच बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलर्स नहीं है। दे स्ट्रगल, जो अगर आप पिछले कुछ मैचेस देखें, द अटैक हैज मेजरली स्ट्रगल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिन। और जहां पेस की बात आती है, दे आर सो हेवीली डिपेंडेंट ऑन शाहीन शाह अफरीदी, बट वो अकेले कुछ कर नहीं पाते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेटबैक ये रहा है कि इस टूर्नामेंट में आते हैं उनके मेन बॉलर जो है नसीम शाह। शाहीन शाह इज लाइक अ मेवरिक, वो मतलब एक सुपरस्टार बॉलिंग एक पेडेस्टल पे पहुंच चुके हैं, बट नसीम इज लाइक द गाय हु ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ मेटल टू द साइड। तो वो उनके बाहर जाने से पाकिस्तान को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। और जो बैटिंग लाइनअप है, जो ऊपर का टॉप ऑर्डर आप देखिए, बाबर और रिजवान दोनों एक्चुअली टॉप ऑर्डर ओपनिंग खेलते थे, बट वो मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी के लिए उनको नीचे खिलाया जा रहा है। वो दिख रहा है कि एक वीकनेस है, एक गैप प्लग करने की कोशिश की जा रही है, बट वो वही है, मतलब 12 प्लेयर है जिसमें 11 में घुमाया जा रहा है।
है, तो उनके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसीलिए वो है। और उसमें भी कुछ प्लेयर्स हैं जो फॉर्म के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। फखर जमान को देख लीजिए, बहुत टाइम से रन नहीं बने हैं बैट से, सो दे आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन रिजवान एंड बाबर टू गेट देम द रन्स एंड शाहीन अफरीदी टू काइंड ऑफ गेट देम द विकेट्स। ये तीन के बीच में वो काफी फंसे हुए हैं। जी हम चलिए सर, शुक्रिया आप जुड़ने के लिए। आप कार में बैठे बैठे जुड़े। अच्छा, टिकट मैंने ही बुक कराई थी सर, मतलब फ्लाइट मेरी दोनों बुक थी, होटल्स भी मेरे बुक थे, और बस अब वो रिफंड आ गया है क्योंकि हमें अब मुंबई जाना पड़ रहा है। तो अगर आपकी कोई व्यवस्था ना हो पाए तो मेरे को बताइएगा प्लीज, मैं डेफिनेटली कर दूंगा। ठीक है, आप चिंता थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। होके जाइए, अगर नहीं हो पाई व्यवस्था तो मैं कराऊंगा। थैंक यू सर, और एंजॉय कीजिए सर कल का दिन, और बेहद शानदार दिन रहेगा। इससे पहले का मैच था 2011 का, 1992 का, उसके बाद 1996 का। आशीष जानते हैं 1996 हमारी 10वीं थी, वो बैंगलोर वाला मैच जो था उसके चक्कर में न जाने कितने पेपर खराब हो गए। गजब मैच था, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मैच 1996। आमिर सोहेल और सईद अनवर की ओपनिंग जोड़ी थी पाकिस्तान की, याद है वो? ये जो अभी वो सब छोड़िए, ये जो बोल रहे हैं ना, ये मुंबई आना पड़ा है इसीलिए वो मैच देखने जा रहे हैं, ये स्टॉक मार्केट के आदमी है। यहाँ का भाव यहाँ मिलता है तो ये निकाल देते हैं माल को। ये टिकट बेच दिया क्या? नहीं, मैंने एक सर्टेन लिमिट तक तय कर रखा था कि इस तक जाऊंगा, है ना, वो कहते हैं ना माई एंटरटेनमेंट एंड माई कॉस्ट, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही जा रही थी ऊपर। मैंने कहा चलो छोड़ो यार। अच्छा, मतलब उतने में मैं आपको बता रहा हूँ, टिकट तो मिल लोग आराम से वो 63 या 60 इंच का टिकट तो मिल रहे थे। सोसाइटी वोटाइटी भी ग्रुप में आ रहे थे हमारे, इतने आप लेना चाहें तो थोड़ा सा प्रीमियम पे ले। टिकट लेने के बाद क्या करोगे? वो फ्लाइट रेट्स, अब वैसे तो फ्लाइट सारी चौक ब्लॉक हैं, ट्रेन सारी भरी हुई हैं, वहां पे रहने के लिए घर नहीं है, होटल्स नहीं है। बहुत ओवरऑल कॉस्ट जो पड़ रही थी ना उस मैच देखने की, वो गजब की है। वो ट्रेड ऑफ कहता नहीं था कि वहां जाना बनता है। नहीं, पर पता है मैंने आशीष का बुकिंग कराई थी, मैंने बुकिंग कराई थी इसकी। ये कहां फुटेज आ रहे हैं क्रिकेट के? जून में बुकिंग करा ली थी और कल ही मेरा रिफंड आया। अलायंस एयर का क्रिकेट के फुटेज है कि ये नवरात्रि के फुटेज दिखा रहे हैं आप लोग? ये नवरात्रि का दिखा रहे हैं भाई साहब। क्रिकेट ये मेरे वर्ल्ड कप लिखा हुआ है, ये नवरात्रि प्लस क्रिकेट। ये लीजिए भाई, इस बार नवरात्रि के टैटूज जो हैं असल में पहले मैच था अहमदाबाद में क्रिकेट फ्लेवर के। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? पहले मैच था 15 अक्टूबर को। हाँ। अपनी मंडे की रिटर्न फ्लाइट थी, फिर हो गया ये सैटरडे को, नवरात्रि की वजह से हुआ ये है इस बार। फिर अपन ने राजधानी की टिकट कैंसिल करा के फ्राइडे की नाइट की ली थी। चले भैया, बड़ा लोचा था। 3:20 हो रहा है वीरू, पहले जरा BTST STBT आइडियाज लेने सबके, है ना? क्विकली एक एक करके सबके पास जा रहा हूं। शिल्पा जी, क्या ट्रेड है मैम? मंडे के लिए कुछ कैरी करना चाहोगे या नहीं? शिल्पा जी, BTST STBT। यहाँ पे मैं BTST ही दूंगी, और मेरा BTST रहेगा IRCTC में। IRCTC आज पूरे दिन यहाँ पे 700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे इसका एक अच्छा खासा एक सपोर्ट है, तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस बहुत फेवरेबल है। आप 690 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे 730 से 735 के टारगेट्स आपको आने चाहिए। IRCTC, ये शिल्पा जी का। ऐसे आज कई सारी सरकारी कंपनी गजब करी हुई हैं। अभी रैप अप करूंगा तो सरकारी कंपनियों का दिखाऊंगा आपको मोमेंटम, खासतौर पे वो नवरत्ना वाली सारी की सारी। सतपुते साहब, क्या ट्रेड कैरी करना है सर? आशीष जी देखिए, मैं इंडसइंड बैंक को लेके जाऊंगा। एट प्रेजेंट इट इज एट 1468। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लियर कट प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है विद गेन इन ओपन इंटरेस्ट। मेरे हिसाब से इसका BTST का टारगेट होना चाहिए 1500-1520 का। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हम प्लेस करेंगे वो रहेगा 1450 का। ओके, मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? मानस आपका ट्रेड? जी, अभी जी कंटेनर कॉर्पोरेशन में खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था, 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 20 डे मूविंग एवरेज को आज रीगेन कर लिया। तो बिल्कुल कंटेनर कॉर्पोरेशन के फ्यूचर में खरीदारी करिए। 713 के भाव चल रहे हैं।
वहां पर आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 706 के रहेंगे और टारगेट 725 के रहेंगे। ओके, श्रीकांत जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर ऑटो स्टॉक्स देखें तो टाटा मोटर्स में तो हमने एक अच्छा फॉर्मेशन देखा ही है और वहां पे एक ऑलरेडी एक कन्विक्शन कॉल है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है मारुति यहाँ पे भी लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 10,725 730 के करीब ट्रेड कर रहा है। फॉर्मेशन देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद ये 10,950 11,000 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मारुति को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं हम अराउंड 10,650 का। अग्रवाल सर, कुछ ले जा रहे हो क्या ओम में आप लोग मंडे के लिए? ट्रेडिंग डेस्क से कुछ ले जा रही होगी? देखिए, खास मंडे की बात नहीं तो कम से कम हफ्ते 10 दिन की बात की जाए तो ग्लोबल हेल्थ, जो कि मेदांता के नाम से हॉस्पिटल चलाती है, वहां ध्यान देना चाहिए। नॉर्थ एंड ईस्ट में एक बड़ा प्राइवेट प्लेयर है। रेवेन्यू में, बॉटम लाइन में, सब में अच्छी ग्रोथ देखी गई। पटना के जो नए हॉस्पिटल बने हैं उसमें अच्छी रैंप अप हुई है। नए हॉस्पिटल लखनऊ में भी बने हैं और एवरेज रूम पर ऑक्युपाइड बेड जो है वो 7% के आसपास बढ़त के साथ आई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 825 के टारगेट बहुत छोटी अवधि में हो सकते हैं। बड़ी अवधि में, लंबी अवधि में बड़े टारगेट भी हो सकते हैं, बट 825 के टारगेट छोटी अवधि में हो सकते हैं। रखिए भाई इस स्टॉक को रडार पे। इस बीच क्रिकेट की चर्चा कर रहे थे। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का काउंसिल की आज मुंबई में बैठक थी। मेरे ख्याल से 141st मीट थी। वीरू, एक गोल्ड ओलंपिक में अपना पक्का हो गया है। हाँ, यही मैं सोच रहा था। क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने जो थोड़ी बहुत दूसरे जो एथलेटिक्स की पूछ हुआ करती थी थोड़ी बहुत, वो वहां से भी चली जाएगी। तो सही बता रहा हूँ आपको। ये देखिए भाई, कंफर्म है, आईओसी ने अप्रूव कर दिया है क्रिकेट का इंक्लूजन ओलंपिक्स में। बढ़िया है, बढ़िया खबर आती हुई। अच्छा, क्विकली सेशन खत्म होने की कगार पे खड़ा है। एक बार बीएससी भी चलेंगे लौट के, लेकिन आज इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 का परफॉर्मेंस और फाइनल अपडेट्स शेयर किए देता हूं। इस हफ्ते थे प्रदीप होचंदानी, रुचित जैन और नीरव चेड्डा, जिनके बीच में मुकाबला था। हफ्ते के रिटर्न्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। प्रदीप होचंदानी का थोड़ा सा फ्लैटिश रहा रुझान इस हफ्ते। टफ वीक था भाई। रुचित ने 7% के बड़े रिटर्न्स कमा के दिए और नीरव ने गजब का आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा है। ऑलमोस्ट 23% के रिटर्न। नेट इन तीनों का आपने फॉलो किया होता तो औसतन गजब के रिटर्न्स इस हफ्ते बने होते। तो नीरव चेड्डा साहब, इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1, कौन से वो स्टॉक्स जिनके थ्रू नीरव ने आपको ये इस तरह के रिटर्न्स कमा के दिए, वो स्क्रीन पे। ये फोटो में तो नीरव दाढ़ी थी। मैच इस खिलाड़ी नंबर 1 के लिए शेव कर डाला क्या? नहीं। अच्छा, मैं आ रहा हूं आपके पास, दिखाइए जरा स्टॉक्स। शोभा, सिटी यूनियन बैंक 5% के रिटर्न, जीएसएफसी, पेटीएम, नोसिल 3 से 4% के रिटर्न्स, और बाकी के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो नीरव ने इस हफ्ते स्टॉक्स चुने थे। नीरव, बढ़िया रहा, कांग्रेचुलेशंस आपको इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 जीतने के लिए। फ्लो बढ़िया चल रहा है आपका। ऐसे में आप लोग का मूड क्या बन रहा है? क्या लग रहा है बाजार को देखकर, और अगले हफ्ते किस तरह के स्टॉक पिकिंग का मन बन रहा है? थैंक यू आशीष जी। देखिए, जो हिसाब से बाजार अभी चल रहा है, मंडे और फ्राइडे, इनफैक्ट आज का दिन थोड़ा खराब रहा, मगर ओवरऑल जो स्थिति है, स्टॉक्स एक साथ में, सेक्टर के स्टॉक्स एक साथ में चल रहे हैं। तो आज देखा फर्टिलाइजर सब साथ में चल गए, ट्यूसडे को सब रियल एस्टेट साथ में चले थे, बीच में फार्मा चले थे, सो बैंकिंग भी बीच में चले थे। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये हफ्ते में एटलीस्ट पूरा पैक साथ में चल रहा है, और पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक भी यही रहे। मगर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आए और अच्छी क्लोजिंग दे रहे हैं। तो उनमें से 2-3 स्टॉक बोलना चाहूंगा। एक है शोभा डेवलपर्स, जिसने ये हफ्ते मुझे अच्छा रिटर्न दिया, मगर बहुत बढ़िया क्लोजिंग दे रहा है 760 के पास में। एक वीकली ब्रेकआउट है विथ वॉल्यूम्स, तो मेरे हिसाब से ये 850-900 के लेवल तक जा सकता है आने वाले टाइम में, तो ये ध्यान में रखिए। टाटा मोटर्स में बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट आया है,
आज के 1 बजे के शो में इनफैक्ट मैंने यही कहा था, और क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया दे रहा है, तो वेरी लाइकली अब ये स्टॉक यहाँ से प्रोबेबली 720 725 के जो लेवल्स है वहां तक आ सकता है, तो अगले हफ्ते इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। बैंकिंग में इवन वो बैंकिंग आज सेलिंग में है, पर सीओ भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत बढ़िया वीकली क्लोजिंग आ रही है, अपना 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी आने वाले वीक में बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो ये 3 स्टॉक पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। बढ़िया, ये रखिए स्टॉक्स नीरव के जो रडार पे अगले हफ्ते रहने वाले हैं। आप भी इनमें अगले हफ्ते कुछ पोजीशनिंग कर सकते हैं उस लिहाज से। नीरव, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बड़ी स्क्रीन पे जाऊं उससे पहले मैंने कहा था सरकारी कंपनीज गजब का मूव डिलीवर करेंगी, कुछ स्टॉक्स दिखा देता हूं। ITI अरे 20% के अपर सर्किट पे लॉन्ग। इरकॉन राइट्स जो महारत्न का दर्जा दिया गया था 6% और 9% का उछाल उन पे। MMTC, इवन गुजरात सरकार की GSFC, सारे स्टॉक्स बहुत चाहिए। टॉप गेनर्स में से लिस्ट में आज आपको नजर आएंगे। खैर चलिए बड़ी स्क्रीन पे चला जाए। कहां सुबह 1:30 जाइए निफ्टी प्लीज, पहले क्लोजिंग की तैयारी कर रहा हूं। इस बीच क्लोजिंग बेल के लिए वो इमेजेस थोड़ी देर बाद दिखाना शुरू कर दूंगा। BSE भी चलेंगे, बेल रिंगिंग वहां से होगी। निफ्टी आज सुबह एक समय 160 पॉइंट का दबाव, जाते जाते ग्रीन भी गया, हरे निशान पे लौटा था, पूरी रिकवरी स्टेज करी थी। खैर 1/3% के हल्के दबाव के साथ बंद होता हुआ बुरा नहीं है, जिस तरह से दिक्कत वाले समीकरण आज सुबह बैठ रहे थे। बैंक्स ये थोड़े से आज कमजोर थे। आज एक रिपोर्ट भी हाईलाइट करी थी कुछ कंसर्न्स बैंकिंग एज अ स्पेस को लेकर। HDFC बैंक पिछले कुछ दिनों से अच्छा मूव दिखा रहा था, आज थोड़ा सा पस्त भी था। बैंक्स 3/4% से ज्यादा का दबाव, 365 अंकों के प्रेशर के साथ इस समय कल्मिनेशन की तैयारी कर रहे हैं सेशन की। वो जो पॉकेट ऑफ वरी थी IT, दिन के लोस से तो रिकवर कर गई। इन्फी भी दिन के लोस से रिकवर कर गया। HCL टेक को लेकर कुछ कंसर्न्स थे तो मजबूत रहा। TCS मजबूत रहा। IT इवेंचुअली 0.5% 2/3% के आसपास की कमजोरी के साथ बंद होने की तैयारी करता हुआ। बाकी के सेक्टरल पॉकेट्स में मेटल्स एक IT के साथ वीक थे। मेटल शायद इसीलिए वीक थे कि ग्लोबल संकेत भी दिक्कत भरे थे। 3/4% के आसपास मेटल्स कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए। सॉरी डायरेक्टर साहब कुछ कह रहा आप? अच्छा, बाकी के पॉकेट्स खुल के रख दिए स्क्रीन पे। ऑटोज दिखाइएगा टाटा मोटर्स की अगुवाई में। टाटा मोटर्स ने आज गजब कर रखा था, वो मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आऊंगा। 1% ऊपर ऑटो इंडेक्स आज के सेशन में। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 5% का उछाल। इंडिविजुअल स्टॉक्स बाद में। ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स दोनों दिखाइएगा। मिड लार्जली ये पॉकेट सुबह से आउट परफॉर्म ही कर रही थी। 1:1 का लार्जली सेकंड हाफ में पूरे समय ब्रेथ नजर आया था, तो ये पॉकेट ज्यादा दिक्कत में नहीं आई थी। निफ्टी 1/4% दबाव, स्मॉल कैप्स 0.5% की कमजोरी और ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट 1:1, स्लाइटली डिक्लाइंस के फेवर में, बुरी नहीं ब्रेथ। ये देखिए आपकी स्क्रीन। और ये वो बेल रिंगिंग सेरेमनी के इमेजेस भी साथ साथ ये समीर अरोड़ा साहब और ईरानी साहब BSE से वो क्लोजिंग बेल रिंग करते हुए। खैर लाइए अब निफ्टी के 50 स्टॉक्स का हीट मैप भी डायरेक्टर साहब साथ साथ स्क्रीन पर। इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाता हूं, मैंने मोटा मोटी बाजार तो दिखा दिया आपको। प्रोविजनल क्लोज है 734 के आसपास। टाटा मोटर्स आज का हाईलाइट, आज का हीरो, चैनल पे बहुत बढ़िया तरीके से रिकमेंड हुआ, इस हफ्ते रिकमेंड हुआ और आई एम श्योर आपने बढ़िया तेजी भुनाई होगी स्टॉक में। 5% का उछाल। HCL टेक के नंबर्स कमजोर, गाइडेंस कट, लेकिन उस गाइडेंस कट के बावजूद जो सीक्वेंशियल अगले 2 क्वार्टर्स की ग्रोथ आनी है वो लार्ज कैप में सबसे बेहतर होगी। शायद ये भरोसा स्ट्रीट का। 3% उछाल। इंडसइंड बैंक, वो UBS की रिपोर्ट इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक को लेकर पॉजिटिव थी, बाकी सारे बैंकिंग को लेकर नेगेटिव। इंडसइंड बैंक आज खड़ा हुआ नजर आएगा। टाटा कंज्यूमर तेजी, नेस्ले तेजी, मारुति में अच्छा उछाल देखने को मिला। TCS, HCL टेक के साथ TCS से जो खामियाजा भुगता था भुगत दिया था, उसके बाद TCS हल्के हरे निशान के साथ कामकाज। और अच्छा, अनुज भी बेल रिंग कर रहे हैं वहां पे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे वो बेल रिंगिंग के, क्लोजिंग बेल रिंगिंग के विजुअल्स चल रहे हैं। दबाव में एक्सिस बैंक था, एक्सिस बैंक के साथ SBI, इन दोनों को तो डाउनग्रेड कर था UBS ने और इंटरेस्टिंग कंसर्न्स हाईलाइट करे थे। एक्सिस बैंक दिन का टॉप लूजर बना निफ्टी का। इन्फोसिस इवेंचुअली अपने कमजोर नंबर्स Q2 के अच्छे थे, वो गाइडेंस और कमेंट्री के चलते जो खामियाजा था वो महज 2, 2.5, 2.25% तक ही सीमित रह गया, ज्यादा दिक्कत नहीं आई।
विप्रो जिसके नंबर्स अवेटेड हैं उसका दबाव देखने को मिला 1.5% के आसपास। एचडीएफसी बैंक पिछले कई दिनों की आउट परफॉर्मेंस के बाद ये बैंक निफ्टी भारी पड़ रहा था। 1% का दबाव यहां पर। आईटीसी 2.5% दबाव में, आईसीआईसीआई बैंक प्रेशर में था 0.5% के, और रिलायंस फ्लैट स्लाइटली इन रेड ट्रेड हो रहा था। ये वो हैवीवेट्स थे जिनके चलते थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला। लेकिन वीरू 19,735 का क्लोज, दिन की वो ब्यूटीफुल रिकवरी कैसा स्टेज सेट कर रही है मेरे अगले हफ्ते के लिए। देखिए, बैंक निफ्टी में जो यूबीएस की रिपोर्ट्स है आशीष, उसने तो सेंटीमेंट थोड़ा खराब कर दिया है। आज हम 100 EMA के फ्रिक नीचे क्लोज हुए हैं, बट आईटी में जाते जाते वो डैमेज नहीं हो पाया जिसकी सुबह डर था। क्लोज ठीक ठाक है निफ्टी का, और बट निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से मंडे को एक थोड़ा ये इफ्स एंड बट्स के बीच में रहेगा। खैर जैसा होगा मंडे को कॉल ली जाएगी, बट निफ्टी ने लोअर लेवल से और अपने बेस को और अपने 20 EMA को एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस पे सिक्योर करके रखा। आशीष, सब कुछ क्या है, कल पे डिपेंडेंट है। सेंटिमेंट सारे ड्राइव होंगे, कल रात का जो आउटकम आया वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। बेस्ट विशेस हम सब की तरफ से टीम इंडिया। जो स्टेडियम में पहुंच जाएंगे बढ़िया देख से चीयर करिएगा, फोटोज जो ट्विटर पे सोशल मीडिया हमसे शेयर करिएगा। मंडे को हुआ तो सारी फोटोज दिखाने की कोशिश भी करेंगे। चलिए, इस नोट पर जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उन सबको धन्यवाद, और वीरू और मुझे दीजिए इजाजत। अब आपसे मंडे सुबह 6:57 पे होगी मुलाकात। नमस्कार। मुलाकात होगी, मुलाकात। नमस्कार।